दीदी आपने बैंगलोर में भी कोर्सेस लिए हैं ना? हाँ, बैंगलोर में मुझे याद है जो वैसे तो उस समय में ऐसा होता था कि गुरुदेव ही सबको बोलते थे कि आप यहाँ जाओ, ये कोर्स लो, कोर्स में ऐसे बोलना। तो वो उस समय की बात है, ऑलमोस्ट 98 99 की, कि जब मैं आश्रम थोड़े दिन रुकी थी। तो फिर गुरुजी ने बोला कि यहाँ सिटी में कुछ लोग हैं जो कोर्स करना चाहते हैं। तो मुझे और एक और टीचर थे, हमको बोला आप जाके वो कोर्स लीजिए। अब उस समय में ऐसा होता था कि ज्यादा कोई व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, ना कोई टैक्सी या ऑटो, सिर्फ बस आती थी, और वो भी दिन में 3 बार उसका टाइम था। तो वो उस फिक्स टाइम पे आके जाती थी। तो मैं और वो जो टीचर थे वो दोपहर में करीब लंच करके निकल जाते थे, और शाम का कोर्स होता था वो। हमको आश्रम से वहां पहुंचने में 2 ढाई घंटे लग जाते थे, क्योंकि हम एक बस बदल के फिर दूसरी बस लेते थे, फिर हम वहां पहुंचते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो जो दूसरे टीचर थे वो नहीं आए, और उन्होंने बोला आज आप जाके कोर्स ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे वो समझ में आ गया था कि कहाँ कैसे पहुंचना है। तो फिर मैं लंच करके निकली, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, या तो मैंने बस मिस कर दी। मैं तो टाइम से पहले पहुंच गई थी, पर बस दिखी नहीं, वो आई नहीं। तो फिर मैं थोड़ी परेशान हो गई, आधा घंटा वेट किया। उसके बाद फिर मन में ऐसा होने लगा कि अगर अब नहीं निकली तो टाइम पे कोर्स पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि सबको टाइम पे पहुंचना है, तो टीचर को भी पहुंचना पड़ेगा टाइम पे। और फिर काफी अंदर से थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो फिर मैंने मन ही मन ऐसे गुरुदेव को बोला, गुरुजी अब कुछ तो आपको भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, देखो कोर्स लेना है, आपने बोला है, तो अब कोई व्हीकल भी आप ही भेजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर में एक गाड़ी वहां से पास हो रही थी, और वो गाड़ी रुक गई, मतलब थोड़ी आगे जाके रुकी। और फिर अंदर से एक आदमी ने ऐसे इशारा किया, तो मैं गई, तो बोले आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो वो थोड़ा टूटा फूटा ही हिंदी बोलते थे, ज्यादातर वो वहां का कन्नड़ लैंग्वेज ही बोलते हैं लोग। तो मैंने कहा बनशंकरी जाना है, मतलब जो सिटी का एक पॉइंट है नजदीक का, क्योंकि आश्रम हमारा ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है सिटी से। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। अब बनशंकरी तो उतर गई। फिर वहां उतरी तो उन्होंने मुझे पूछा कि आगे कहाँ जाना है। तो फिर मैंने वो जगह का नाम बताया, तो उन्होंने बोला हम भी वही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वापस बैठ गई। फिर ऐसे वहां पहुंच गई। और उस दिन सुदर्शन क्रिया का सेकंड डे था, तो वो करवा के फिर मैं रात में वापस आई। डिनर किया, डिनर करके फिर हर रोज का ये नियम होता था कि रात में जाके गुरुजी से मिलना है, आखिरी में गुरुजी को प्रणाम करना है और कुछ बात करनी है, फिर जाके सोना है। तो मैं जब वापस गई, मतलब गुरुदेव को मिलने आई, तो फिर गुरुजी ने मुझे पूछा कि कैसा रहा कोर्स, एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने कहा गुरुदेव बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है। फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं तुम लोग मुझसे कितना काम कराते हो, तुम गाड़ी टैक्सी के लिए भी मुझे ही आवाज देते हो कि गुरुजी कोई भेज दो। तो सब कुछ मैं ही करूं या कुछ तुम भी करोगे? तो तब मुझे ऐसा अनुभव फिर से हुआ कि देखो गुरु जी, आप जब मन से ऐसे याद करते हो ना कि गुरु जी कुछ भेज दो भेज दो, तो गुरु जी भेज ही देते हैं। पर फिर तब लगा कि गुरु जी से हम कितना काम कराते हैं, मतलब हम तो चलते फिरते घूमते यही बोलते रहते, गुरु जी ये काम हो जाए, गुरु जी ये कर देना, ये कर देना। तो उस समय में मुझे ये एक अनुभव हुआ। और उसी कोर्स का एक और बड़ा सुंदर अनुभव है कि मेरा जन्मदिन आने वाला था, नजदीक था। तो क्योंकि हम आश्रम से सिटी बहुत जाते नहीं थे, क्योंकि इतना दूर था, तो उस कोर्स के वजह से मैं जाती थी। तो मैंने सोचा कि मेरा जो जन्मदिन आ रहा है, तो मैं गुरुदेव को कुछ मेरी ओर से भेंट देना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्या दूं जो गुरु जी खुद यूज करें। तो फिर मुझे सोच आई मैं गुरुदेव के लिए धोती और अंग वस्त्र ये लेती हूँ। पर मुझे वो रेडीमेड नहीं चाहिए था, तो मैंने वहां कॉटन का कपड़ा जाके, चिक पैक करके जगह है वहां जाके खरीदा। अब मैं चाहती थी उस पे मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी कराऊं। हम लोग गुजरात से हैं, तो हम कुछ ना कुछ वो एम्ब्रॉयडरी और ऐसा सब अच्छा लगता है। तो मैं वहां काफी घूमी, पर मुझे कहीं भी कोई मिला नहीं जो एम्ब्रॉयडरी करे। फिर मुझे रेमंड का शोरूम दिखा, तो मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हम वैसे तो ऐसा नहीं करते, पर क्योंकि आप
जो कारण बता रहे हो, मैंने उनको सब बताया, मेरा बर्थडे है और मैं अपने गुरु को ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, हम आपके लिए कर देंगे, 1 हफ्ते बाद आके ले जाइएगा। तो मैंने काफ़ी वो मतलब दिल से, मन से वो किया था। और फिर जब वो मैं धोती और खेस जब वो लेके मैं मेरे बर्थडे पे गुरुजी को मैंने गिफ्ट किया, तो मेरा मन से इच्छा था कि गुरुदेव इसको पहने। और उस वक़्त जब मैं वहाँ थी तब तो मैंने उनको वो पहना हुआ नहीं देखा। पर मुझे बाद में पता चला क्योंकि हमारे एक टीचर गुरुदेव के साथ बाद में ये राजस्थान टूर था एक सत्संग का, तो उसमें वो साथ में गए थे। और उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी ने कम से कम 3 सत्संग में वही धोती और खेस जो आपने गिफ्ट किया वही पहना। और वो ये भी बोल रहे थे देखो ये ना बिंदिया ने बहुत प्यार से बनवाया है, ये पहनना पड़ेगा हमको। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा उसके बाद, तो तब लगा कि ऐसा कहते हैं ना कि भक्त का भाव देखते हैं, वो क्या है, कितने का है, वो सब मायने नहीं रखता, पर जो भाव होता है वो जरूर गुरुदेव मतलब सब गुरु देखते हैं। तो गुरु जी ने भी वो मेरा मान रखा। उसके बाद मुझे याद है कि मैं फिर वापस हिमाचल चली गई, क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि सिर्फ वो 3 जो महीने होते थे जब विंटर्स होते थे, जिसमें बहुत बर्फ गिरती थी, तो तब नहीं जाते थे। बाकी 8-9 महीने हम घर से बाहर ऐसे ही कोर्सेस करते ही रहते थे। तो तब मैं वापस फिर हिमाचल चली गई और 6-1 महीने के बाद गुरुदेव का एक पंजाब टूर प्लान हुआ था। और उस समय में ऐसा होता था कि जब भी कुछ करना है, जैसे गुरुजी से भी मिलने जाना है या कहीं जाना है, तो हम गुरुजी को फ़ोन करके सब पूछते थे और गुरुजी भी तब जवाब देते थे। तो उस समय मैंने फ़ोन किया कि गुरुजी आप पंजाब आ रहे हैं, मैंने सुना, तो मैं हिमाचल इतना पास हूँ, तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, "हाँ, हाँ, ज़रूर।" तो फिर मैं वो टूर में जॉइन हो गई। अब जब वहाँ जॉइन हो गई तो वो पंजाब का एक अलग कल्चर है। वहाँ लोग बहुत एनर्जेटिक है और बहुत मतलब जो वो करना चाहते हैं वही करेंगे। गुरु को वो कई बार उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये एक अनुभव ऐसा हुआ कि अ, लुधियाना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। पहले चंडीगढ़ फिर मंडी गोबिंदगढ़ करके एक जगह है और वहाँ से लुधियाना। तो जब हम जा रहे थे लुधियाना तो रात में काफ़ी देर हो गया था, ऑलमोस्ट साढ़े 10-11 बज गए थे और डेढ़ 1 घंटे का रास्ता था। तो गुरुदेव ने मैसेज भिजवाया कि वहाँ जाके किसी से मिलेंगे नहीं, सीधे जाके आराम करेंगे, तो बाकी जो भी कोई वेट कर रहे हो तो सबको बोलो जाके आराम करें, सुबह मिलेंगे। अब ये मेरे सामने ही गुरुदेव ने वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को बोला, उन्होंने फ़ोन करके लुधियाना बता दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सबको इतना सरप्राइज़ हुआ कि हम जब रात में कुछ 12 साढ़े 12 वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पूरा भांगड़ा का प्रोग्राम रेडी था। और रात में साढ़े 12 बजे वो ढोल नगाड़े बजाने लगे। तो गुरुजी एकदम ऐसे हो गए, अरे आस-पास के लोगों को परेशानी होगी। तो वो कहते जो जिनके घर गुरुजी जा रहे तो कहते गुरुजी वो तो सब यही है। मतलब सभी आपका वेट कर रहे हैं। तो फिर भांगड़ा चला और हमने देखा कि देखो गुरु ने बोला है कि नहीं मिलना है, सुबह मिलेंगे, सब सो जाओ। पर भक्तों का प्यार ऐसा होता है कि फिर गुरु को कई बार उस हिसाब से चलना पड़ता है, ये एक अनुभव हुआ। तो उस वक़्त फिर सब लोग भांगड़ा करने लगे और वो सब यंगस्टर्स थे, सारे यूथ बच्चे थे, तो वो सब भांगड़ा करने लगे। तो गुरुजी ऐसे ही बस बैठे थे कि चलो ठीक है, आप लोग कर लो, मैं देख लेता हूँ। पर उसके बाद हमने देखा कि वो एक लड़का जो बहुत बढ़िया मतलब शायद वो उनका टीचर होगा ग्रुप का, वो जाके गुरुजी का हाथ पकड़ के ऐसे-ऐसे घुमाने लगा। तो गुरुजी भी बैठे-बैठे हाथ दे दिया, लो हिलाते रहो, तो ऐसे वो हिलाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि गुरुजी कैसे पिघल जाते हैं ना ऐसे बच्चों के साथ। तो फिर उसने गुरुजी को ऐसे ज़्यादा फ़ोर्स किया कि गुरुजी खड़े होइए, वो करिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे उसके बाद आधा घंटा गुरुजी ने भांगड़ा किया और हम सब भी नीचे खड़े थे। हम सब भी अपनी-अपनी चेयर्स पे खड़े होके रात में साढ़े 12 1 बजे भांगड़ा कर रहे हैं। और ये एक मतलब अमेज़िंग वो अनुभव हुआ कि देखो सिर्फ़ ऐसा नहीं है, कई बार हम टीचर्स को लगता है कि हमारा कई बार लोग सुनते नहीं हैं।
पर हमने देखा कि कई बार लोग गुरु जी को भी नहीं सुनते हैं, वो प्यार में इतने पागल होते हैं कि वो जो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। तो एक ये अनुभव हुआ। और उसी वक्त वो समय ऐसा था जब ना लाइव क्रिया गुरु जी करवाते थे। तो ज्यादातर जहां भी बड़ा सत्संग रखते थे वहां अगले दिन लाइव क्रिया भी होती थी, या सुबह क्रिया होती थी लाइव और शाम को सत्संग होता था। तो लाइव क्रिया थी। और ये थोड़ा ऐसा अनुभव है कि वो क्रिया के बाद फिर गुरु जी वो लाइन में सब बैठते हैं। और करीब मुझे लगता है उस वक्त 150 200 या 300 लोगों की वो लाइव क्रिया हुई थी। तो सब लोग लाइन में बैठ गए थे क्रिया के बाद, और गुरुजी सबसे वो लाइन में जाके मिलते थे। और पंजाब में कहा, आप जहां भी देखो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है कि गुरु का कुछ भी पकड़ में आ जाए वो पकड़ना चाहते हैं। तो उनकी धोती को पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, कुछ भी पकड़ में आ जाए और छूना चाहते हैं गुरु जी को। तो हमने देखा कि लोग ऐसे बड़े प्यार से वो कर रहे हैं, गुरुजी भी मिल रहे हैं। तो गुरुजी ने 2 लाइन फिनिश की, फिर वो वापस ऊपर आ गए। अब जब वो ऊपर आके थोड़ी देर बैठे तो मैंने देखा कि उनके पैर के अंगूठे का नाखून उठ गया था और उसमें से थोड़ा-सा खून निकल रहा था। तो मुझे एकदम से, वो होता है कि जब हमें कुछ लगे तो अंदर के ऐसा करंट सा निकल जाता है पूरे शरीर में। मुझे भी वो देख के एकदम ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया? और गुरुजी को तो पता ही नहीं है कि उनको ऐसा कुछ नाखून भी निकल गया है, मतलब उनको कोई पेन दिख ही नहीं रहा था चेहरे पे। तो मैंने वहां के ऑर्गेनाइजर जो पास में बैठे थे उनको बोला कि भैया आप जाके जल्दी वो फर्स्ट एड ले आइए, वो बैंडेड कर देते, नहीं तो गुरुदेव वापस नीचे जाएंगे मिट्टी में, फिर वो नाखून में वो हो जाएगा सेप्टिक। तो वो जल्दी गए तो गुरुदेव खड़े हो गए कि चलो मैं मिलके फिर दूसरे और लोगों को मिलके आता हूँ। मैंने कहा गुरुजी नहीं, आप थोड़ी देर प्लीज बैठिए, देखिए आपका नाखून निकल गया है। तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, वो तो निकल गया तो ठीक है। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, तो मैंने थोड़ा फोर्स किया, गुरुजी आप प्लीज बैठिए। और उतनी देर में वो ऑर्गेनाइजर फर्स्ट एड किट लेके आए। फिर मैंने कहा भैया जल्दी से आप ना, मैं ये डेटोल से सब साफ करती हूँ, आप बैंडेड कर दो गुरुजी, नहीं तो निकल जाएंगे। तो तब गुरुजी कुछ माइक पे बोल रहे थे, कुछ बात हो रही थी, और उतनी देर में हमने वो पूरा बैंडेड कर दिया। तो मैंने ये देखा कि जब भक्तों के साथ, मतलब जब डिवोटीज के साथ गुरुजी थे, उनको पता नहीं है कि उनके शरीर में क्या हुआ है। ऐसे मैंने कई बार देखा है कि लोग जब पैर में ऐसे ना वो प्रणाम करना चाहते हैं और वो पैर में कई बार नाखून लग जाते हैं। तो मैंने ये भी कई बार देखा है कि उनके पैरों में नाखून लगे हैं, बट गुरुजी इज नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मुझे एक बार ये भी याद है कि एक बार किसी सत्संग में थे, तो लोग प्यार से ही करते हैं पर वो जैसे फूल फेंकते। तो मुझे लगता है कुछ हमारे और लोगों को भी ये देखा ही है कि जब वो फूल फेंकते तो एक बार गुरुजी के आंख में लग गया था और उनकी पूरी आंख रेड हो गई थी। तो ये बात करते करते मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार मैं बैंगलोर आश्रम में थी और कुछ संत खाना खाने, मतलब उनका खाना हम परोस रहे थे। तो खा पी के जब वो बैठे थे तो फिर उन्होंने ऐसे ही कुछ यही बातें छेड़ दी कि, तो गुरुजी कहते हैं कि भक्त तो प्यार में कुछ भी फेंकते हैं। तो एक संत बोल रहे, गुरुदेव आपके भक्त तो बहुत अच्छे हैं, वो तो प्यार में फूल फेंकते हैं, पर हमारे भक्त हमको प्यार में नारियल फेंकते हैं। तो ये वो बात चल रही थी। और उस वक्त हमारे एक टीचर वहां बैठे थे, तो वो बहुत स्वीट टीचर है, आप सब जानते हो उनको। तो वो कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास एक आइडिया है कि इनको क्या करना चाहिए। तो गुरुजी को पता है कि ये बड़े फनी आइडियाज देते हैं। तो गुरुजी बोला हाँ बोलिए बोलिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, वो लोहे का एक वो अ, जैसे वो एक बना देते हैं ना कोट जैसा, तो ऊपर से पहन लेना है, फिर भक्त कुछ भी फेंके वो वहीं से टकरा के वापस चला जाएगा। तो ये उस बात से याद आ रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु हमारा प्यार देखते हैं, तो उस वक्त पर हमको भी ये देखना चाहिए कि हमारे प्यार में हम गुरु जी को कोई चोट ना पहुंचा दे। तो ये बहुत जरूरी है, जो हमको, जो मुझे भी सीखने को मिला। और इसीलिए मैं, अब लोगों को भी हम बोलते हैं कि कभी भी गुरु जी को मिलो आप ऊपर से खड़े होके प्रणाम करो, झुकने की जरूरत नहीं है और ना फूल बूल फेंकने की जरूरत है। तो ये बहुत उसके बाद मुझे एक चीज याद आई।
मैं ऋषिकेश में थी और ऋषिकेश में भी ऐसे ही कुछ संत भोजन के लिए आए थे और वो अपने एक संत आप जानते भी हो प्रज्ञानंद जी महाराज। तो प्रज्ञानंद जी आए थे और वो और गुरुदेव भोजन कर रहे थे। तो जवेर भैया जो अपने हैं वो आप जानते हैं कि वो जब भी कोई आते हैं या गुरुदेव का खाना वो ही देखते हैं। और उस वक्त हमको भी एक अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं पूजा दीदी हम दोनों वहां थे। तो हमारा भी मन था ये आप ये दीदी और हम तो जवेर भैया दे रहे थे, हम लोग परोस रहे थे। और उस वक्त गुरुजी और प्रज्ञानंद जी कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने वो बातें सुनी जिसमें प्रज्ञानंद जी गुरुदेव को बोल रहे थे कि गुरुदेव आप तो बड़े सरल, बड़े शांत स्वभाव के हो, पर यहाँ जो कई भक्त आते हैं वो बड़े चंचल है। मतलब बड़ा ऐसा वो पीछे दौड़ते हैं, आपके कपड़े पकड़ लेते हैं और हम संतों को तो वो कुछ गिनते भी नहीं है, कई बार वो हमको भी टकरा जाते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी तो हमारे बड़े प्यारे हैं, वो हर चीज को पॉजिटिव बना देते। तो गुरुजी का हाँ वो ना सब प्यार इतना करते हैं तो वो ये सब कर जाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा मैं जानता हूँ, देखो अब समय ऐसा है कि कुछ लोग आते हैं जो अपनी इच्छा के लिए आते हैं और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने एकदम से हमारी ओर देखा और बोला कि देखो इन सबको, ये सब प्यार से ही जुड़े हैं, इनको मैं कुछ भी ना दूं तो भी चलेगा, चलेगा ना, ऐसा वो पूछ रहे थे। तो हमने कहा हाँ गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। पर इस तरह से वो जो बातें चल रही थी और उसके बाद फिर गुरुजी कुछ उस बात पे आए कि हम ना अब कुछ दिन के लिए अज्ञातवास के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने एकदम वो सुना तो बड़ा अच्छा लगा, पर वो बात वहीं फिर अटक गई, फिर वहां आगे कुछ बात नहीं हुई। फिर 2-3 दिन के बाद फिर हम रात में सत्संग के बाद गुरुजी के पास बैठे थे और गुरुजी फिर वो अज्ञातवास की बात फिर शुरू कर दी। गुरुजी कहते हैं कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। तो मुझे तब पता नहीं था अज्ञातवास क्या होता है और उसमें क्या करते हैं। तो मैंने पूछा गुरुदेव अज्ञातवास में हम भी आ सकते हैं? तो गुरुजी ने बोला नहीं, अज्ञातवास का मतलब है मैं अकेले जाऊंगा और ऐसे। तो मैंने कहा फिर गुरुजी आप अकेले होंगे फिर कौन खाना खिलाता है, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं पूछ रही थी। तो गुरुजी ने बोला चलो इस बार देखते हैं, तुम्हें भी ले जाएंगे अज्ञातवास में। तो मैंने कहा ओ बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी। फिर मैंने कहा कहाँ जाएंगे? तो गुरुजी ऐसे ही कुछ हम 10-15 लोग बैठे थे। तो गुरुजी ऐसे पूछ रहे थे तो लोग अलग अलग जगह सजेस्ट कर रहे थे, कोई नॉर्थ ईस्ट बोल रहा था, कोई कहीं बोल रहा था। और तब मैं हिमाचल में काम करती थी तो मैंने कहा गुरुजी वहां क्यों जाना है, यहाँ हिमाचल आ जाइए, बहुत नजदीक ये हिमाचल में धर्मशाला बहुत सुंदर जगह है। और तब मैंने एक ही धर्मशाला में एक ही बेसिक कोर्स कंडक्ट किया था तो ज्यादा लोग भी वहां नहीं थे। तो गुरुजी ने बोला फिर वहां कितने लोगों ने कोर्स किया है? तो मैंने कहा गुरुदेव एक ही कोर्स हुआ और कुछ 25 या 28 लोगों ने कोर्स किया था तब। गुरुजी बोला अच्छा चलो फिर वहां का सोच सकते हैं, जहां ज्यादा लोग ना हो वहां जाएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी वहां तो कोई ज्यादा ऑटो प्लेन के बारे में नहीं जानते हैं। पर तब मैंने वो जो धूमल जी का कोर्स लिया था जो सीएम थे तब, तो मैंने सोचा कि उनकी हेल्प लेके फिर मैं वहां कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो फिर गुरुजी ने बोला हाँ चलो आप देखना, फिर मुझे बताना अगर कुछ ठीक लगा तो फिर हम वहां का प्रोग्राम बनाएंगे। तो फिर मैं चली गई हिमाचल और वहां जाके मैंने डिसाइड किया, वो सब जगह फाइनल की। तो वहां बहुत सुंदर सर्किट हाउस वो एक जंगल के बीच में है। तो मैंने कहा यहाँ हम कर गुरुजी को रख सकते हैं। और तब पता नहीं था क्या होता है, फिर गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने हाँ बोला और गुरुजी आए। तो जब गुरुजी आए वहां तो उनके साथ करीब 5-6 और लोग भी आए थे। और मैंने कुछ टीचर्स को पहले जो काम वहां करते थे जो हिमाचल के नहीं थे, पर मैंने बाहर से टीचर्स को इनवाइट किया था कि कुछ वहां काम हम करेंगे, कुछ हेल्प हो जाए। तो वो भी कुछ 4-5 टीचर्स थे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को पहली बार मैंने सोचा कि ये एक अच्छा समय है जिसमें मेरे पेरेंट्स भी गुरुजी से अच्छे से मिल पाएंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, तो वो भी आए हुए थे। तो हम करीब 15 एक लोग थे, 15 या 12-15 लोग थे। अब वो जो समय था उसमें इतने सारे अमेजिंग अनुभव हुए हैं।
जिसमें सबसे पहले जो दलाई लामा जी उस वक्त पहले एक बार आश्रम हमारे आ चुके थे बैंगलोर। तो मैंने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव दलाई लामा जी यही रहते हैं मैक्लोडगंज, जो धर्मशाला से ऊपर जाते हैं तो वहां वो जगह है, तो गुरु जी वहां हम मिलने जा सकते हैं? तो गुरुदेव ने बोला हाँ जरूर। तो फिर मैंने दलाई लामा जी की अपॉइंटमेंट ली और उनसे बात हुई एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुदेव आ रहे हैं। तो एक मुझे वो मेरा अनुभव हुआ कि कैसे दो संत मिलते हैं और वो क्या बातें करते हैं। तो वो मैं, क्योंकि मैंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, तो मेरा भाग्य अच्छा रहा कि मैं, किशोरदा और एक और व्यक्ति थे, हम 3 लोग और गुरुदेव हम मिलने गए थे दलाई लामा जी से। बाकी सब भी आए थे पर वो बाहर के कमरे में बैठे थे और हम लोग अंदर जा पाए थे। फिर वहां पे मैंने देखा कि इतना सरल, ऐसा हमको लगता है कि पता नहीं दो ज्ञानी जब मिलते हैं, गुरु मिलते हैं तो कौन से लेवल की बातें करेंगे, पर वो तो लोक कल्याण की ही बातें कुछ कर रहे थे। और उसके बाद दलाई लामा जी खड़े हुए और गुरु जी का हाथ पकड़ के बोले, हमको अब फोटोग्राफ खींचना है आपके साथ। तो फिर हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची। फिर वहां से जब हम निकले तो मैंने वहां जब शुरू में काम किया तो मैक्लोडगंज के पीछे एक शिव मंदिर है जो काफी हजारों साल पुराना माना जाता है। तो वहां मैं जाती थी और उसके पीछे खड़, खड़ मतलब जहां पे वो नदी बहती है पर ऐसे पत्थरों से जो पहाड़ से नीचे आती है उसको खड़ बोलते हैं। तो वहां खड़ था, बहुत सुंदर जगह थी, तो वहां भी मैं कई बार बैठ के ध्यान करती थी। और जब भी वहां बैठती थी मैं सोचती थी गुरु जी यहाँ आने चाहिए एक बार। तो मैंने गुरुदेव को वापस जाते, मैं उन्हीं की कार में थी, तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी यहाँ एक शिव मंदिर है अगर आप जाना चाहते हैं। तो गुरु जी ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग वापसी के रास्ते पे नीचे उतरने लगे। आधे रास्ते में जाके गुरु जी बोलते, अच्छा वो शिव मंदिर तुम चाहते हो ना कि मैं वहां जाऊं? तो मैंने कहा हाँ गुरुदेव, वो हजारों साल पुराना है, चलो फिर चलते हैं। तो हम आधे रास्ते से यू टर्न लेके वापस ऊपर आए और फिर वो मंदिर गए। और वो मंदिर वहां जाके बहुत सुंदर, वो छोटा सा एक मंदिर है, काफी पुराना है वो। तो वो दर्शन करने के बाद गुरुजी बोलते हैं यहाँ पीछे क्या है, वहां चलते हैं। तो मैंने कहा ओ, तो ये मुझे मेरे मन में आया कि ये जो मेरी इच्छा है कि गुरुजी वहां आके बैठे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी वहां आए उस खड में मतलब वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें से वो झरने बहते हैं। तो वहां आके गुरुदेव एक पत्थर पे बैठे और हम सबको बोला आप भी सब बैठो, चलो यहाँ हम आधा घंटा ध्यान करेंगे। तो बस वो गुरुजी ने बोला वो पानी का जो बहाव है उसकी आवाज सुनो और आप आंखें बंद करो। तो सब लोग ऐसे बैठ गए आंखें बंद करके, सबने ध्यान किया आधा घंटा। आधे घंटे बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली, फिर हम वापस आने लगे, तो गुरुजी ने बोला तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना, मतलब तुम चाहते थे कि मैं यहाँ आके ध्यान करूं, देखो वो इच्छा पूरी हुई। तो मैं इतनी खुश हुई कि देखो कितना सारे ऐसे अनुभव है कि गुरुजी को पता है कि हम क्या चाहते हैं। और उस वक्त का एक और अनुभव है कि एक शिव जी की मूर्ति, अगर आप अभी भी देखते हो तो गंगा कुटीर में वो शिव जी की मूर्ति है। और उसपे गुरुदेव जितने भी गार्लैंड्स होते हैं जो उनको पहनाए जाते हैं वो सब उस मूर्ति को पहनाते हैं। वो मूर्ति गुरुदेव ने, जब वो मैक्लोडगंज से हम वापस आ रहे थे तो वहां एक शॉप, एंटिक शॉप है जिसमें एंटिक सब चीजें रखी जाती है। तो वो बाहर थी, वो मूर्ति काफी बड़ी है वो मूर्ति, वो पंच धातु की वो मूर्ति थी। तो गुरुदेव ने ऐसे गाड़ी से देखा और बोला ये तो बड़ा सुंदर मुद्रा है इसकी, हमको तो पता नहीं चलता। तो कहते हैं ऐसी मुद्रा वाले शिव की नटराज मूर्ति मैंने आज नहीं देखी अभी तक। तो फिर गुरुदेव ने किशोर दा को बोला कि जाके उसकी एक फोटोग्राफ ले आओ। तो फिर वो फोटोग्राफ ले आए। और उसके बाद मुझे याद है कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम वो मूर्ति खरीद लेते हैं। फिर गुरुजी ने वो कहा कि ठीक है, तुम उसका प्राइस वगैरह पूछ लेना फिर मुझे बताना। तो यहाँ पे वो बात खत्म हो गई। अब वो जो यज्ञातवास का समय था उसमें ज्यादातर ऐसा होता था कि सुबह में गुरुदेव हमको खुद उठाते थे वो कमरे में, मतलब पहले दिन तो उन्होंने हर एक का दरवाजा खटखटाया सुबह 4:30-5 बजे और बोला कि चलो वॉक के लिए चलना है। तो हम सब फिर वॉक के लिए जाते थे, वॉक करके आते थे। फिर गुरु जी कुछ योगा कराते थे, फिर बोलते थे अब जाओ जाके अपना साधना करके फिर वापस आना 10 बजे ब्रेकफास्ट के बाद।
फिर हम लोग 10 बजे ब्रेकफास्ट करके आते थे, फिर गुरुदेव योग वशिष्ठ पढ़ने को किसी को बोलते थे और हम सब वो सुनते थे। फिर ध्यान कराते थे 12 बजे, और वो ध्यान के बाद फिर गुरुजी बोलते थे अब आप लंच करके, किसी को शॉपिंग करना है, कहीं घूमना है तो जाके आ जाओ, फिर 4 बजे हम मंदिर जाएंगे। तो वो जो एरिया है, कांगड़ा का जो पूरा एरिया है, वहां काफी सारे शक्तिपीठ है, और गुरुदेव सब शक्तिपीठ जाना चाहते थे। जैसे आपने सुना होगा ज्वाला जी है, जहाँ पे वो लौ जलती रहती है, कई हजारों सालों से वहां पे कुछ लौ है, कुछ 5-7 लौ है, पहले ज्यादा थी, अब 5-7 लौ निरंतर जलती रहती है, मतलब वो जैसे दिया जलता है उस तरह से वो लौ जलती ही रहती है। तो एक दिन हम वहां गए, फिर एक दिन ब्रिजेश्वरी है जो कांगड़ा में है, वहां गए, फिर एक बार हम गए पालमपुर से आगे बैजनाथ। तो वो बैजनाथ भी काफी पुराना मंदिर है, मतलब वो शिव जी का मंदिर है। और वहां की एक अमेजिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है कि बैजनाथ जब हम दर्शन करके बाहर निकले, तो गुरुजी वहां से वो वैली देख रहे थे, तो जोगिंदर नगर और पालमपुर के बीच में वो पड़ता है। तो गुरुजी वो वैली देख के बोल रहे थे कि मुझे ना वहां जाना है। तो मुझे समझ नहीं आया कि वहां कहाँ जाना है, तो कहीं पॉइंट कर रहे थे किसी जगह को। तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं बाहर एक शॉप पे वो शॉपकीपर को जाके पूछा कि भैया हम वहां जाना चाहते हैं। तो बोला पर बहन जी आप वहां कहाँ जाएंगे। मैंने कहा वो जगह का नाम नहीं मालूम, पर आप देखिए वो वहां कहीं जाना है। तो फिर उन्होंने हमको कुछ कुछ जगह बताई कि आप यहाँ से यहाँ ऐसे जाना, क्योंकि पहाड़ों में ना वो लगता तो ऐसे सीधे वहां है, पर जाना होता है तो काफी ऐसे 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 गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। तो फिर हम वहां गए, और बड़ा अमेजिंग अनुभव ये है कि वो ना जो रास्ता था, जब हम वहां पहुंच रहे थे तो जहां नीचे जाना था वो पत्थर का रास्ता बना होता है। पहाड़ों में कई बार वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिससे रास्ता बना है। तो जो पहाड़ी ड्राइवर होते हैं उनको पता है कि सिर्फ 4 व्हील ड्राइव, जो कार्स होती है ना जिसमें 4 व्हील को साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, वैसी गाड़ियां ही इस रास्ते पे जानी चाहिए, नहीं तो ऊपर चढ़ने में उनको बड़ा मुश्किल होगा, आ ही नहीं पाएगी। तो जैसे गुरुदेव की गाड़ी नीचे गई तो उन्होंने बोला कि बाकी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तो मैं उतर गई और मैंने बाकी जो भी 2-3 कार्स थी उन सबको रोक दिया, बोला कि आगे नीचे नहीं जाएंगे, सब चल के जाएंगे। हम जब तक नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि जो उस कार में, मेरे पेरेंट्स भी उसी कार में थे और 2-3 और लोग थे, तो वो सब बाहर खड़े थे, और वो मैंने पूछा गुरुदेव, तो बोलते वो अंदर चले गए, यहाँ एक संत है। तो वो अंदर उस गुफा में चले गए उनके पास। अब हम आधा घंटा वहां बाहर बैठे रहे, आधे घंटे बाद गुरुदेव और वो संत बाहर आए। जब वो संत बाहर आए तो उस संत ने हमको कुछ वहां के फ्रूट्स, छोटे छोटे जैसे बेर जैसा होता है ना, ऐसा कुछ खाने को दिया और हमको बिठाया। और फिर वो संत हमको कहने लगे कि आपको पता है मैं गुरुदेव का पिछले 15 साल से राह देख रहा हूँ। मतलब मैं 15 साल से सोच रहा था कि कब मैं इनसे भेंट कर पाऊंगा। अब मुझे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि गुरुदेव को कैसे पता कि उस स्थान में कोई संत रहते हैं, अब अगर वो रहते भी है तो वो वहां है या नहीं। और हम पहुंच गए, वो मिल गए, और ऐसा मिलना भी हो गया, तो इट वाज सच अ मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। उसके बाद वही चीज हुई कि वो जो हम बात कर रहे थे ना, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ऊपर जा सकती है। अब ये गाड़ी तो 4 व्हील ड्राइव बड़ी गाड़ी थी, जिप्सी जैसी बड़ी कार थी, पर फिर वो ना रास्ता ऐसे फिर ऐसे और ऐसे जाना है। तो साइड में तो पूरी वैली है और इस साइड पहाड़ है और बीच में रास्ता है। तो इट इज रियली नॉट वेरी सेफ कि आप अगर नहीं आता है तो ऐसे रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला, गुरुदेव और बाकी सबको बोला आप उतर जाइए, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, ऊपर चढ़ जाए फिर गुरुदेव को बिठाएंगे। तो हम सब उतर गए, गुरुदेव भी उतर गए, और बाकी लोग तो चल ही रहे थे। तो वो सब बड़े खुश हो गए कि देखो अब गुरुजी हमारे साथ चलेंगे। अब वो गाड़ी ऊपर जाने का अपना कर ही रही है, पर वो चढ़ ही नहीं पा रही है। तो वो गाड़ी को बार बार वापस ला रहे हैं, फिर आगे ले जा रहे हैं। और फिर हम सबको लगा कि चलो हमको कुछ करना पड़ेगा, तो हम सब ने वो गाड़ी को ऐसे धक्का लगाना शुरू किया, जबकि वो धक्का लग नहीं सकता, वो चढ़ाई में है,
वो अपनी ही जोर से चढ़ती थी। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुदेव खुद भी धक्का लगा रहे थे मतलब वो गाड़ी को ऐसे हाथ लगा रहे थे। तो मैंने सोचा गुरुजी तो एक उंगली लगा दे तो गाड़ी अपने आप चढ़ जाएगी, हमको क्या करने की जरूरत है। तो उतनी देर में क्या हुआ कि वो गाड़ी थोड़ी और पीछे आई और फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ लगाया, फिर वो ऊपर चढ़ने लगी। पर वो जब पीछे आई तो मेरा ध्यान नहीं था, तो हो सकता था कि मेरा पैर वो व्हील के नीचे आ जाए। तब मैंने अनुभव किया कि गुरुजी ने सिर्फ एक हाथ से मुझे ऐसे कंधे से ऐसे करके साइड में कर दिया। तब तक मुझे लगता था कि गुरुजी तो कितने सॉफ्ट और डेलिकेट है, पर तब अनुभव हुआ कि गुरुदेव ऐसे बड़े सॉफ्ट है और उनके अंदर इतनी ताकत है, एक हाथ से एक आदमी को पूरा ऐसे साइड में कर दिया और जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया वो गाड़ी फिर ऊपर चढ़ गई। तो ये एक मेरा वहां का अनुभव है। और वो जो अज्ञातवास का जो समय था वो बस इसी तरह से बीता। और जब जिस दिन गुरुजी जाने वाले थे हम लोग इतना रोए, मतलब फिर गुरुदेव वापस आए और गुरुजी ने बोला, अरे तू 2 महीने बाद तो आश्रम आ रही है, फिर क्यों रो रही है इतना। पर वो समय ही ऐसा था कि जब भी गुरुजी से हम दूर होते थे हमारा रोना ही शुरू हो जाता था। तो ये एक धर्मशाला का अनुभव है। दीदी, बनारस में भी आपने कोर्स सीखा है, वाराणसी में? हाँ, मैंने सिखाया है। बनारस का ऐसा है कि मैं जब ये हिमाचल काम करती थी, फिर मैं बीच बीच में आश्रम जाती थी। तो एक बार फिर गुरुदेव ने बोला कि तुम अब एक काम करो, तुम यूपी जाओ। तो यूपी में पहले गुरुदेव ने बोला था तुम कानपुर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर मैंने वहां का पता किया, तो कानपुर में ऑलरेडी कुछ टीचर्स थे जो कोर्स ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त लोकल टीचर्स तो ज्यादा होते नहीं थे। जैसे हिमाचल में भी मैं जब ये अज्ञातवास का समय बता रही हूँ या ऐसा जो भी समय है, उस समय में भी ज्यादा कोई टीचर्स मतलब थे ही नहीं। और अब आप देखिए वहां कम से कम 300 टीचर्स है हिमाचल में। तो उस वक्त फिर धीरे धीरे वो अज्ञातवास के समय में फिर एक दो ऐसे करते करते टीचर्स बनते गए, फिर मेरे को गुरुदेव ने यूपी भेजा। अब जब मैं यूपी पहुंची तो फिर जैसे ये कानपुर में ऑलरेडी टीचर्स थे, मैंने गुरुदेव को बताया। तो गुरुजी ने बोला कि आप एक काम करो, आप फिर बनारस चले जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर गुरुजी मुझे 2-3 बार ये पूछा, आप अकेले यूपी चले जाओगे, ट्रैवल कर लोगे? मैंने कहा गुरुदेव मैं अकेले तो नहीं जाती हूँ, आप हमेशा होते हो साथ। कभी कभी हम भी गुरुजी को बताते हैं कि हम भी ज्ञान में जीते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव आप हमेशा मेरे साथ ही होते हो। तो गुरुजी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले ऐसे उंगली भी की थी उन्होंने। फिर मैं चली गई बनारस। अब बनारस का बड़ा अमेजिंग अनुभव ये है कि मुझे लग रहा था कि अब यूपी का कल्चर पूरा अलग है, हिमाचल का पूरा अलग है। तो हर एक स्टेट जब हम घूमते हैं तो वहां का ट्रेडिशन, वहां के लोग, वहां के तौर तरीके वो समझ में आते हैं। तो जब मैं बनारस गई तो बनारस में भी पहला कोर्स वहां भी कोई टीचर नहीं थे तब, या एक टीचर थे, किशोर दा के रिलेटिव कोई थे, वो काफी एज थे, उनकी 70+ की एज थी। उनका नाम अभी मैं भूल रही हूँ, वो काफी हमारे सीनियर टीचर थे। तो वो तब वहां थे पर वो ज्यादा काम नहीं करते थे, मतलब कर नहीं पाते थे क्योंकि उम्र भी थी उनकी। तो फिर जब मैं वहां गई तो फिर जिनके यहाँ रुकी थी, जिस डिवोटी के यहाँ, उन्होंने कुछ 15-20 लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। और फिर मैंने वो एक कोर्स लिया। अब आप मानेंगे नहीं, बनारस में ऐसा है कि वहां एक पान वाला भी संस्कृत के श्लोक बोल सकता है। मतलब वहां के लोगों को, वहां का कल्चर ही ऐसा है, वो ना बोलते भी, उनकी भाषा भी ऐसी है कि हम ये खाएंगे, तुम क्या खाओगे। मतलब वो खुद को हम बोलते हैं, मतलब मैं तो हम हैं, पर तुम क्या करोगे, मतलब वो हमको तुम बोलेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। और कोर्स में भी जो पार्टिसिपेंट होते थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें कोई ना कोई संस्कृत के श्लोक डाल के पूछेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं कैसे इसका जवाब दूं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता था वो श्लोक क्या बोले। पर टीचर तो टीचर है ना, तुमको टीचर बन के रहना है। तो मेरा एक अपना तरीका था, जब मुझे कुछ
श्लोक नहीं समझ में आता था तो मैं कहती थी बड़ा अच्छा आपने बताया है, इसका जवाब कल देंगे। तो कल देंगे मतलब मैं फिर उस श्लोक का मीनिंग ढूंढती थी, पता करती थी, फिर दूसरे दिन उनको उसका जवाब देती थी। पर मुझे हमको कई बार लगता है कि हम कोर्स ले रहे हैं, पर वहां बनारस में मुझे ये अनुभव हुआ कि कई बार वो जो बोलते थे इसी तरह से, कई बार तो मैं तुरंत भी जवाब देती थी, और वो जब जवाब देती थी फिर मुझे खुद को सोच आती थी कि मैंने ऐसा जवाब दे दिया, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं है, मैंने कैसे ऐसा जवाब दिया, मतलब उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया मैंने। तब पता चलता था कि देखो गुरुदेव ही सब करते हैं, हमको तो सिर्फ माध्यम बन के वहां बैठना है। और वहां का एक ये अनुभव हुआ कि वो एक कोर्स में से दूसरा कोर्स अपने आप जनरेट हुआ, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, चौथे में से पांचवा, ऐसे 5 कोर्स एक के बाद एक के बाद एक होते गए। और मैंने ज्यादा कोई कार्य किया ही नहीं, मतलब कोई इंट्रोटॉक्स भी ज्यादा नहीं दिए। हाँ, सिर्फ उन लोगों से बात होती थी और सत्संग। हाँ, ये बड़ा मैं वहां करती थी, वो ये है कि घर घर में जो भी डिवोटी होते थे, जो पार्टिसिपेंट्स आते थे, उनको बोलते थे अगर आपको अपने घर में सत्संग रखना है तो मैं आके सत्संग करूंगी, कुछ लोगों को आप इनवाइट करिए। तो इस तरह से हम हर एक के घर, और हर थर्सडे को वहां जहाँ कोर्स होता था, वो एक अपने डिवोटी का ही घर था जो बाहर रहते थे, और बनारस में वो खाली घर था, एक बंगलो था। तो उस बंगलो में फिर हम सत्संग करते थे। एंड जो ग्रेस का अनुभव है वो ये है कि पहला कोर्स 15-20 लोगों का हुआ, दूसरा कोर्स 40 का हुआ, तीसरा कोर्स 45 का हुआ, फिर इस तरह से कोर्स बढ़ते ही गए। और सत्संग में भी पहले सत्संग में वही 15-20 लोग थे, और मुझे याद है कि वो 1-1.5 महीना में वहां रही थी, तो 1-1.5 महीने में 150-200 लोग सत्संग में आने लगे। मतलब वो हॉल छोटा पड़ता था, तो उनका बहुत अच्छा वो बंगलो था, वो पूरा दरवाजा खुल जाता था और लॉन थी, तो पूरे लॉन में लोग बैठते थे। तो इस तरह से वहां बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। और ये जब हुआ तो मेरे मन में जब भी ऐसा कुछ होता था तो हम जब आश्रम जाते थे गुरु जी को बताते थे। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरुदेव ना एक के बाद एक इतने कोर्स हो गए। तो गुरु जी मुस्कुरा रहे थे और गुरु जी ऐसे सोच रहे थे, अच्छा मुझे पता है। तो तब मुझे अनुभव हुआ कि जब गुरु तुम्हें कोई कार्य के लिए भेजते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है, बाकी तो सब गुरु कर ही रहे हैं। तो ये बनारस का अनुभव था। और जब मैं वो आश्रम में वो बात करी, फिर उसके बाद कुछ दिन वहां रुकी, करीब 1 महीना रुकी थी। 1 महीने के बाद मैं दोबारा वापस यूपी चली आई, क्योंकि वापस वहां कार्य करना था और कोर्सेस होते थे। तो फिर मैं इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, इस तरह से अलग अलग जगह ट्रैवल करके कोर्स लेती थी। तो मेरे ऑलरेडी 4-5 कोर्स मैंने प्लान कर लिए थे। अब मैं आश्रम 1 महीना रुक के बनारस आई थी। और जो ऐसा हुआ कि एक दिन स्वामी सद्योजाता का फोन आया। नहीं, सबसे पहले तनुजा दीदी मुझे पूछने लगे कि आप बैंगलोर कब जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो अभी जाके आई हूँ। तो अभी तो वहां जाने का प्लान नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता था कि 6 महीना 7 महीना काम करते थे, फिर 15 दिन 20 दिन या 1 महीना रह के फिर आते थे। मैंने कहा अभी जाके आई हूँ तो अब तो मैं यही काम करूंगी। तो उसने मतलब तनुजा जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर 3-4 दिन बाद दोबारा फोन आया कि तो कब प्लान है बैंगलोर जाने का। तो वी वर लाइक फ्रेंड्स। तो मैंने कहा तनुजा आप बार बार क्यों फोन करते हो, मैंने तो बताया ना कि मेरे 3-4 कोर्स प्लान है, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो वो हंसने लगे, हंस के कुछ नहीं बोले। फिर 3-4 दिन के बाद स्वामी सद्योजाता का फोन आया। अब स्वामी सद्योजाता फोन करे, ये तो मतलब डाइजेस्ट नहीं होती बात, तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। और स्वामी जी मुझे पूछ रहे हैं, सो व्हेन आर यू कमिंग टू बैंगलोर। तो मैंने कहा स्वामी जी अभी तो मैं आश्रम आके गई हूँ, तो अभी नहीं आ रही हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा, यू शुड प्लान, कम इमीडिएटली। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड, समथिंग हैपेंड, प्लीज लेट मी नो। तो उन्होंने बोला नो नथिंग हैपेंड, यू जस्ट कम टू आश्रम। ओके, आई हैव 2-3 कोर्सेज, व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। तो वो कहने लगे सो यू कॉल सम टीचर, गिव द कोर्स टू द अदर टीचर एंड यू कम टू आश्रम।
तो मैंने कहा ठीक है। सो देन आई वेंट टू आश्रम, प्लान करके वो कोर्सेज दे दिए टीचर्स को। अब जब मैं आश्रम पहुंची तो नॉर्मल सा था, मतलब जैसा था। तो मैंने स्वामी जी को, जब मैं मिली सत्यु चाचा जी को, तो मैंने कहा सो स्वामी जी टेल मी व्हाई यू कॉल्ड मी। सो ही सेड आई डोंट नो, गुरु जी कॉल्ड यू। तो मैंने कहा अच्छा। तो उस वक्त फिर ऐसा समय आ गया था, पहला तो ऐसा समय था कि हम कभी भी गुरु जी को जाके मिल सकते थे। पर ये मैं बात कर रही हूँ 2002 की। तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि अब गेट कीपर्स होते थे, मतलब गुरु जी के दरवाजे पे कोई खड़े होते थे, वो फिर अंदर गुरु जी से पूछेंगे, अगर गुरु जी हाँ बोलेंगे या गुरु जी फ्री है तो हमको अंदर अलाउ करेंगे। तो मैं हर रोज ही उनको बोलती थी गुरु जी ने मुझे बुलाया है तो मुझे मिलना है। और गुरुजी अंदर बुला भी लेते थे, मैं जाके बैठती थी, फिर गुरुजी लोगों से बात कर रहे होते थे, उनके साथ कुछ कुछ काम करते थे। मैं आधा घंटा पौना घंटा बैठी रहती थी, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, मैं खड़े होकर निकल जाती थी। ऐसा 10 दिन चला। और उस 10 दिन में एक चीज और चलती थी, विनोद जी, विनोद मेनन और भानु दीदी, ये दोनों भी कुछ ना कुछ मेरी टांग खींचते रहते थे। मतलब जैसे ही मुझे रास्ते में देखते थे तो विनोद जी बोलते थे सो देवी गिव सम प्रेशियस नॉलेज। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने एक दिन फिर सत्यो चाचा जी को पकड़ा और मैंने कहा स्वामी जी देखो, यू हैव टू टेल मी, यू कॉल्ड मी, आई हैव लेफ्ट माय 3-4 कोर्सेज एंड आई केम हियर, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द स्टोरी। तो उन्होंने बोला ओके डोंट वरी, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम। बस इतना उन्होंने बोला, पर कोई क्लैरिटी नहीं दी कि क्या होना है, और मुझे कुछ क्लैरिटी थी भी नहीं कि क्यों बुलाया है। मैं जब एक्चुअली गई तो मैं डर के गई थी कि पता नहीं किसी ने कोई कंप्लेन कर दी, मेरे मेरे से कुछ गलती हो गई, क्योंकि यूपी एरिया ऐसा है कि वहां लोग बहुत जल्दी ऐसे ना विचलित हो जाते। तो मैंने सोचा पता नहीं कोई कंप्लेन हुई होगी। पर फिर उन्होंने जब बोला समथिंग गुड तो मैंने बोला ओके चलो कुछ ठीक ही है। अब 10 दिन का समय ऐसे ही बीत गया। तो फिर मैंने गुरुदेव को लास्ट डे बोला कि गुरुदेव मैं कल जा रही हूँ गुजरात। तो गुरुजी ने बोला क्यों, तुम गुजरात क्यों जा रहे हो। तो मैंने कहा बस घर, मैं काफी समय से गई नहीं, अभी 6-7 महीने हो गए, तो मैं घर थोड़ा रह के फिर वापस यूपी जाऊंगी। तो फिर गुरुजी मुस्कुराने लगे, फिर बोले ठीक है मैं भी आ रहा हूँ अगले हफ्ते। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ कि घर रहूंगी फिर आपके साथ वहां आ जाऊंगी। तब तक हमारे गुजरात में वो आश्रम डेवलप हो रहा था। तो फिर गुरुदेव तब गुजरात आए, और जब गुजरात आए वहां भी 3 दिन रुके। तीनों दिन कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं हुई। लास्ट डे जब गुरुजी सब टीचर्स, एक टीचर्स मीट हुई, वो मीटिंग खत्म की, फिर हम सब मिलके नीचे उतर रहे थे। आश्रम, गुजरात आश्रम में भी एक हिल पे गुरुजी का कुटीर है, बहुत सुंदर है, कभी सबको वहां आना चाहिए, बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो गुरुदेव, फिर हम मिलके नीचे उतरे, फिर गुरुजी ने एकदम से आवाज दी अरे बिंदिया को बुलाओ। फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया, और तब भी जवेर भैया आए थे, तो बोला कि जाओ जाके वो ऊपर जो लाए हैं वो ले आओ। तो मुझे लगा कुछ लेके आए हैं। फिर गुरुजी ने वो मंगवाया, फिर गुरुजी ने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया कि हमने विद्या को एडवांस कोर्स सिखाने के लिए ब्लेस कर दिया। तो फिर सबने तालियां बजाई। वो समय ऐसा था जिसमें ज्यादातर लोग, गुरुदेव पूछते थे टीचर को कि तुम क्या सिखाना चाहोगे, डीएसएन या एडवांस कोर्स। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पूछा, मुझे सीधे ऐसा ही ब्लेस कर दिया कि अब हम एडवांस कोर्स। तो मुझे उससे ये समझ में आया कि जैसे हमारे गुरु तो बहुत प्यार और कंपैशन रखते हैं, वरना मैंने सुना है, जैसे मैंने कई स्टोरीज भी सुनी है, जैसे मीरा लेप्पा जो तिबेटियन एक सेंट थे, जो एक ही लाइफ में फ्री हो गए, उनकी भी स्टोरी, और ऐसे कई लोगों की स्टोरी सुनी है कि गुरु बहुत तुम्हें घिसते हैं। मतलब वो आपकी अच्छी सी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, अच्छे से घिसेंगे, उसके बाद तुम्हारी पात्रता अगर बनती है तो वो कुछ तुम्हें देते हैं आगे। और गुरु जी ने मुझे सिर्फ 10-15 दिन घिसा, सिर्फ 10-15 दिन तक गोल गोल घुमाते रहे, और उसके बाद फिर वहां गुजरात में आके उन्होंने अनाउंस किया कि अब आप एडवांस कोर्स सिखाओ। तो ये मेरा एक अमेजिंग स्टोरी है, जब मैं एडवांस कोर्स टीचर बन गई। दीदी आपने कई सारे प्रिजनर्स के भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है कोर्सेज के माध्यम से। हाँ, जब मैं एडवांस कोर्स टीचर बन गई, फिर मैंने कभी हैप्पीनेस, मतलब वो बेसिक कोर्स तो नहीं लिया है, पर एडवांस कोर्स मैंने कई बार लिया है, कई जेलों में। जैसे यहाँ बड़ौदा की जेल में लिया है, फिर अहमदाबाद में साबरमती जेल है।
फिर जबलपुर की जेल में लिया है जहाँ सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ये सब रहे थे। साबरमती में भी वो रहे थे और मैंने यूपी में भी कुछ जेलों में कोर्स सिखाया है। तो एक मेरा बड़ौदा की जेल का अनुभव है कि बहुत प्यारे लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमको लगता है शुरू में मुझे भी डर लगता था कि जेल में जा रहे हैं, पता नहीं वहां कैसा होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और जेल में कैसा होता है कि वो वहां की व्यवस्था हमको लेनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी सेवा है। ये हमारे संस्था की ओर से भी हम सेवा करते हैं कि गांव में और जेलों में हम फ्री कोर्स जो सिखाते हैं, तो वो जेलर से हम मिलते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। तो वो एक जगह निश्चित करते हैं, वहां पे जितने कैदी जो भी प्रिजनर्स कोर्स करना चाहते हैं उनका लिस्ट बनता है और फिर उनको सुबह से शाम के लिए उसी बैरक में उस जगह पे लॉक कर देते हैं। वो भी लॉक हो जाते हैं और उनके साथ हम टीचर्स भी लॉक हो जाते हैं, मतलब वो बाहर से ताला लगा देते हैं। तो मैं और मेरे साथ एक वॉलेंटियर रहते थे, बस हम 2 लोग होते थे। तो बड़ौदा की जेल में ऐसा हुआ कि कोर्स खत्म करके हम 5 बजे फिनिश करके निकलते थे। अब वो उस समय 5 बजे से अगर थोड़ा लेट हो गया, जैसे 5 से सवा 5 हो गया, तो वहां वो जो जिनकी ड्यूटी होती थी, जो पुलिस होते थे जिनकी ड्यूटी है, वो शिफ्ट हो रही होती थी। तो वो चेंज होने में फिर उनको आधा पौना घंटा लगता था। मतलब वो साइन करेंगे, अपना सब लेके निकलेंगे, उसके बाद जो दूसरे हैं वो अंदर आएंगे। अब उस दिन ऐसा हुआ कि वो 5 बजे की जगह थोड़ा 15 मिनट और लग गए कुछ बातों में। तो 5:15 को हम बाहर निकलने के लिए वो दरवाजा खटखटाने लगे, तो वहां कोई पुलिस ही नहीं था और वो लॉक था। तो वो सारे प्रिजनर्स अंदर से हमको देख रहे थे। अब मेरे अंदर हो रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया। तो मैंने सोचा, कोई नजदीक दिख भी नहीं रहा था, तो हम मेरे साथ जो वॉलेंटियर थे, हम दोनों ने सोचा कि क्या आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। पर उतनी देर में 15 मिनट में एक आ गए और उन्होंने ताला खोला। फिर उन्होंने सॉरी भी बोला। उन्होंने कहा कि वो शिफ्ट होती है ना, वो चेंज होती है, तो इस वजह से इस तरह से हो गया। फिर मेरा एक अनुभव है मिर्जापुर जेल, और जबलपुर का भी एक है कि जबलपुर में जब मैं कोर्स जेल में ले रही थी, तो तब मुझे वहां के जेलर ने बताया था कि उस कोर्स में एक थर्ड मतलब ऐसा कैटेगरी होता है जिनको अकेले रखा जाता है। मतलब उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, और वो थर्ड डिग्री आई डोंट नो कुछ, मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं उनको वो अलग कमरे में रखते हैं, अकेले होते हैं वो लोग। वो भी कोर्स में बैठने वाले थे। तो मुझे बोला कि देखिए वो कोर्स कर रहे हैं तो आपको बड़ा संभल के बात करना है, संभल के सब करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मन में तो यही था, हम थोड़ी कुछ करते हैं, जो करते हैं गुरुदेव करते हैं। तो उस कोर्स के लिए ऐसा होता था कि वो दरवाजा लॉक नहीं करते थे और वहां पे एक पुलिस हमेशा खड़ा रहता था। और उन्होंने कहा था कि ये तो खड़े ही रहेंगे और ये कुछ करेंगे नहीं, मतलब ध्यान प्राणायाम इनको मत करवाइएगा, ये खड़े रह के इन पे नजर रखेंगे कि ये कुछ गड़बड़ ना करें। पर वो इतना अमेजिंग कोर्स हुआ कि वो जो व्यक्ति थे जिनसे हम सब डरे हुए थे, वो क्रिया में छोटे बच्चे जैसे रोने लगे। मतलब जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, ऐसा वो रोने लगे। तो मैंने कहा इनसे क्या डरना। फिर एक अनुभव मिर्जापुर जेल का है कि मिर्जापुर में मैंने कोर्स लिया था, और वो कोर्स लेने के बाद फिर मैं तो निकल गई थी। 2 साल बाद जब मैं आश्रम थी, तो मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा, दीदी आपने पहचाना, मैंने आपसे कोर्स किया था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मिर्जापुर में कोर्स किया था। तो मैंने मिर्जापुर सिटी में भी मैंने कुछ एडवांस कोर्स लिए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिटी में नहीं, मैंने जेल में कोर्स किया था मिर्जापुर, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप जेल में आपने कोर्स किया था। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, आप यहाँ भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलते दीदी मैं सिर्फ यहाँ आ नहीं गया, मैं टीचर भी बन गया। मतलब वो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी बन गए थे और वो वहाँ कोर्सेज भी यूपी में सिखाना शुरू कर दिया। तो ये जेल का एक बहुत ही अमेजिंग अनुभव रहा है कि हमको डर लगता है कि वहां लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वहां भी लोग ही हैं और उनमें भी वही प्यार और वही सब, उसी को पाने के लिए वो जीवन में कभी भटक गए होते हैं, वो फिर रास्ते पे आ जाते हैं। तो ऐसे हमको भी मौके मिले इन लोगों के साथ रहने के।
दीदी आर्ट ऑफ लिविंग के 2 सबसे बड़े जो ओकेजन्स हुए, सिल्वर जुबली पहला था, जो इंडिया में हुए, और फिर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल दिल्ली। तो हाँ, उस दोनों घटनाओं के वक़्त की कुछ यादें? हाँ। सिल्वर जुबली का तो बहुत कृपा गुरुदेव की ग्रेस का अनुभव है कि मुझे याद है सिल्वर जुबली में मैं और मेरे पूरी टीम थी, करीब हम 15 टीचर्स थे। जो सिल्वर जुबली है ना, वो बैंगलोर जो एयरपोर्ट है, जापुर एयरपोर्ट है, मतलब हमारे आश्रम से वो करीब 2 ढाई घंटे लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट से आश्रम जाना भी उतना ही टाइम लगता है, लोगों को पता है जो रेगुलर जाते हैं। अगर रश ना हो, मतलब ट्रैफिक ना हो, तो 1 घंटे में पहुंच सकते हो, पर दिन में तो बहुत ही ट्रैफिक होता है। अब जब वहां मैं थी, तो जाकुर का मैंने जिम्मेदारी ली थी कि वहां जो गुरुदेव का कॉन्फ्रेंस रूम्स है और गुरुदेव का अपना जो वहां एक रेस्ट करने के लिए कमरा है और मीटिंग रूम्स है, उसको हम देखेंगे। तो मैंने और मेरे साथ करीब 15 टीचर्स थे। तो उसका हमने टीम बनाया था, कुछ हिमाचल के थे, कुछ साउथ के थे। इस तरह से पूरा अलग अलग जगह के लोग थे जो इंटरेस्टेड थे, वैसा एक ग्रुप बना दिया था। उसमें से जो मेल थे, जो लड़के थे, उनको मैं वहीं रखती थी। वहां पे ही पीछे 6 कमरे बनाए थे, वो टेम्पररी लकड़ी के कमरे थे। और जो हम फीमेल्स थे, वो नजदीक में एक कोई डिवोटी का घर था, वहां हम रहते थे। अब ऐसा होता था कि हम लोग उस वक्त सुबह 5 बजे हमको पहुंच जाना होता था, क्योंकि एक्टिविटीज, क्योंकि वो गुरु जी का पर्सनल मीटिंग रूम था, कॉन्फ्रेंस हॉल था, तो एक्टिविटीज सुबह से ही शुरू हो जाती थी। तो हम साधना भी वहीं पे, जब टाइम मिलता था वहीं करते थे, बारी बारी ग्रुप में। एक बार ऐसा हुआ कि वो सिल्वर जुबली का फंक्शन 3 दिन चला। तो जो सबसे पहला दिन था वो संतों का दिन था। उस दिन मुझे याद है, पहले दिन जो कैपेसिटी थी, जो मीटिंग रूम की, उसमें करीब 50-60 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी थी। मतलब वो ऐसा बनाया था कि बीच में टेबल और चारों साइड बैठ सकते हैं, तो ऐसे अलग 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 वो सिटिंग अरेंजमेंट्स किए थे। और वो सब फुल हो गए थे, सभी पे भगवा वस्त्र, सफेद वस्त्र, सब संत ही संत। पहले दिन सारे संत। और उसमें एक ऐसी घटना भी हुई कि एक स्वामी जी आए थे, जिनको डंडा स्वामी बोलते, मतलब वो डंडे के साथ ही रहते हैं, वो सोते भी उस डंड को पकड़ के हैं, बैठते भी उस डंड के साथ है। तो बड़े ऐसे पतले से और बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी थे। तो वो संत जब आए, तो उस वक्त ऑलमोस्ट सब भर गया था। तो सिर्फ जहां गुरु जी का बैठने का स्थान था वो खाली था। और मैं उस वक्त कुछ और काम के लिए कहीं गई हुई थी। तो जब मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि वो संत गुरु जी की सीट पे बैठ गए, क्योंकि उस पे हम वो गुरु जी का येलो चादर भी बिछा के रखते हैं। तो पता चले कि ये गुरुदेव के बैठने का स्थान है, और कोई और स्थान खाली नहीं था, तो वो वहीं बैठ गए। अब वो तो बैठ गए, उसके बाद गुरुदेव आए, सबसे मिलने लगे। और मैंने देखा गुरु जी इतने सहज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके लिए कोई स्थान नहीं है, पर हमको कुछ हो रहा था कि अब गुरु जी के लिए क्या करें। तो मैंने फिर बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से एक प्लास्टिक की चेयर मंगवाई, उस पे एक चादर बिछा दी, जो साफ चादर थी। और गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी आई एम सॉरी, कोई भी जगह नहीं। तो गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं। फिर गुरु जी आराम से उन संतों के बीच में वो प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के उनके साथ 1 घंटा बातें करते रहे। मैंने देखा गुरुदेव कितने सहज है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी चेयर है नहीं है, उनको एक्चुअली चेयर का कोई फर्क ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि हम सब ऐसे ही बने कि हमको कुर्सी का कोई मोह ना हो। तो ये मैं थोड़ा बता रही हूँ। और उसी वक्त एक ऐसा भी घटना हुआ था कि दूसरे दिन रात में करीब 12:30 बजे गुरुदेव वहां आए। तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि गुरुदेव 12:30 बजे अभी भी जागपुर में क्या कर रहे थे, क्योंकि तब तो वो आश्रम पहुंच जाते थे। तो 12:30 बजे सिर्फ गुरुदेव नहीं आए, गुरुदेव अपने साथ 50-60 इंटरनेशनल्स को लेके आए। और वो सारे इंटरनेशनल्स बाद में हमको समझ में आया कि वो खो गए थे, मतलब उनकी बस उनको छोड़ के चली गई थी। और वो वहीं पे ढूंढ रहे थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तो तब गुरुदेव ने हमको बोला, देखो अगर मैं ऐसे चक्कर नहीं लगाता,
तो तुम लोग देखोगे भी नहीं कि यहाँ देखो कोई खो गया है। ये ऐसा हमारा फंक्शन है ना जिसमें हमने सबको बुलाया है, तुमको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने मुझे बोला तुम्हारे पास जो भी कुछ खाने का सामान है वो सब दे दो इनको। तो मेरे पास कुछ जूसेस थे, ड्राई फ्रूट्स थे, फिर बिस्किट्स थे, कुछ नमकीन था। तो वो जो भी कुछ था वो सब दे दिया। और वो इंटरनेशनल्स बड़े प्यार से खा रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो खो गए हैं। वो ऊपर से बड़े खुश हो रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि वी आर सो ग्रेटफुल कि गुरुदेव ने आके उनको ढूंढा। और रात में करीब 1 डेढ़ घंटा जब तक वो बस दोबारा वापस नहीं आई, हमने उनको बुलवाया वो बस को और उन सबको बिठा के लेने गई, तब तक गुरुजी वहां बैठे रहे, एक एक से मिलते रहे। और उन लोगों को कोई दुख नहीं था कि वो लोग खो गए या रह गए। उनको ऊपर से खुशी थी कि चलो खो गए तो गुरुजी मिल गए। तो ये एक अनुभव था कि गुरुजी कैसे सबका ध्यान रखते हैं। और ये मैंने देखा है कि गुरुदेव कभी भी आके ऐसे चक्कर लगाते थे और कुछ ना कुछ ये जो गड़बड़ है उसको ठीक कर देते थे। फिर मुझे ये भी याद है कि लास्ट डे, सिल्वर जुबली के लास्ट डे, जितने भी वो शॉपकीपर्स जो भी अपनी दुकान खोली थी वहां आके, तो उसमें से कुछ गांव के लोग थे जो बहुत दूर से, जैसे महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं गांव से आए थे, तो ऐसे गुजरात से भी कोई आए थे। तो वो लोग आके गुरु जी से मिल रहे थे वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में। उसमें से एक व्यक्ति ने गुरुदेव को ऐसा बोला कि गुरुदेव मेरा तो कोई सामान बिका ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? तो बोलते पता नहीं, या तो सामान मेरा थोड़ा उस लेवल का नहीं होगा या ठीक नहीं था। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं तुम चिंता मत करो। और गुरुजी ने फिर जो वहां उस वक्त देख रहे थे वो जो भी शॉपकीपर्स का, तो उनको बुलाया और बोला कि देखो इनका जो भी सामान है इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सब तुम खरीद लेना। मतलब संस्था वो खरीद ले। तो उनके पास कुछ खाने का सामान था, किसी के पास कुछ और सामान था, तो ऐसे मेरे सामने 2-3 लोगों का गुरुजी ने बोला कि ले लेना ताकि ये खुश होके जाए, इनको दुख ना हो कि इनका सामान नहीं बिका। तो ये एक सिल्वर जुबली का अनुभव है। अब ऐसा ही अनुभव डब्ल्यूसीएफ का भी है। डब्ल्यूसीएफ मतलब वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो दिल्ली में हुआ, जो बहुत लोगों को पता ही है। उस वक्त हमारा जो भी एडवांस डीएसएम टीचर्स थे उनकी सेवा थी कि डिग्निटरीज के साथ रहना। तो हम सबको कोई कोई डिग्निटरीज का ध्यान रखने को बोला गया था। अब जो पहला दिन था डब्ल्यूसीएफ का, उस वक्त ऐसा हुआ कि वो पहले दिन नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे। अब जब मोदी जी आने वाले थे तो पता नहीं कुछ तो कम्युनिकेशन का गैप हुआ या कुछ हुआ। हमको बोला था कि आप 12 बजे बस में बैठ जाइए, आपको वहां जल्दी पहुंचना है। मतलब 2 बसेस करी थी जो डिग्निटरीज के साथ हम लोग जो थे वो भी जाएंगे, और 3-4 कार्स थी जो प्राइवेट कार्स रखी थी, तो उसमें कुछ डिग्निटरीज जाएंगे। अब मैं अपने डिग्निटरी जो लेडी थी वो न्यूजीलैंड से थे, उनके साथ में बस में बैठी थी। और वो कंफर्टेबल एसी कोच बस थी, उनके लिए कंफर्टेबल था। अब 12 बजे हम लंच करके उसमें बैठ गए और हमको लगा कि अब बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। अब थोड़ा ना एडवांस कोर्स टीचर, जैसे मैं एडवांस कोर्स टीचर थी, तो आदत हो जाती है कि बीच के सेशन में थोड़ा सा वाम कोक्षी कर लो, मतलब योग निंद्रा कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर अगला सेशन फिर से लो। जैसे सुबह का सेशन खत्म होके दोपहर के बीच में ये करते हैं। तो लंच के बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो रशियन एक और डिग्निटरी थे, वो हमारी आगे की सीट पे बैठे थे और ये न्यूजीलैंड से थे। तो उन दोनों का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया और वो दोनों लेडीज एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रही थी, तो उन दोनों को साथ भी बिठा दिया और उनके साथ जो एक टीचर थे वो मेरे साथ बैठ गए। तो हम फिर थोड़ी आंखें बंद करके विश्राम करने लगे। ऐसे करते करते शायद 45-50 मिनट्स हो गए होंगे। जब मेरी आंख खुली तो हमने देखा बस होटल के सामने ही खड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब बस चली नहीं अभी तक। अब नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे तो फिर उसके बाद रास्ते बंद हो जाने वाले थे। तो मैं उतरी, फिर वहां जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको पूछा, तो बोले कि दीदी हमको वहां ग्राउंड से ऐसा मैसेज आया है कि अभी बस को मत भेजना, अभी उनको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि जब तक गुरुदेव ना कहे हमको बस आगे नहीं बढ़ानी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब डिग्निटरीज है, ये बस में थोड़ी ही बैठे रहेंगे।
इनको आपको या तो कमरे में भेजना है या तो ग्राउंड की ओर ले जाना है। तो ऐसे कुछ डिस्कशंस चल रहे थे। फिर मैंने खुद वहां पे जो और लोग इंचार्ज थे उनसे बात की। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं आप बस निकालो, क्यों अभी तक नहीं निकली है। फिर हम लोग निकले। अब वहां से तो निकल गए, निकलते निकलते आई थिंक 2 सवा 2 बज चुके थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो रास्ता आधे घंटे का था वो हमको 2.5 घंटा लगा। और 2.5 घंटे बाद भी नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच चुके थे। इस वजह से हमको ग्राउंड तो दिख रहा था, पर ग्राउंड से 2-3 किलोमीटर दूर बस को रोक दिया था। अब वो जो सिचुएशन बनी उसमें कुछ डिग्निटरीज तो काफी शांत थे, कुछ बड़े परेशान थे। तो उसमें एक फनी ऐसा भी सिचुएशन बना कि एक डिग्निटरी बीच में खड़े हुए, वो आई थिंक यूरोप से कहीं से थे। तो वो बोलने लगे कि यू नो we all have experienced such situations many times. The chaos happens, and we have also learned how to handle this kind of situations and how to handle our mind. So let's do one thing, let's play some game. तो जैसे उन्होंने ऐसा बोला कि लेट्स प्ले सम गेम, तो एक डिग्निटरी इतने नाराज हो गए। उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू गेट डाउन, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले गेम, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द फंक्शन, आई वॉन्ट टू टेक अ कैब एंड गो बैक टू माई होटल। तो हमने सोचा दिल्ली में ऐसे बीच में कैसे रोक देंगे, मतलब छोड़ देंगे। तो उनके साथ जो टीचर थी वो बड़े डर गए। तो मैंने भी उनसे जाके बात की, और भी 2-3 लोगों ने बात की कि यू नो इट इज नॉट सेफ इन दिल्ली टू गेट डाउन ऑन योर ओन एंड गो बैक अलोन। तो प्लीज बेयर विथ अस, इन सम टाइम वी विल रीच द ग्राउंड। और अगर आपको याद है, वो पहले दिन बारिश गिरी नहीं थी, बारिश फटी थी। मतलब इतनी बारिश हुई थी कि पूरा ग्राउंड कीचड़ बन गया था। और जब हम वहां पहुंचे, आपको पता ही है हमारे जैसे डिग्निटरीज के जो चप्पल्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, मतलब वो बड़ी बड़ी हिल्स वाले भी होते हैं। सब लोग उसी कीचड़ में चल के जैसे तैसे वहां पहुंचे। अब कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ लोग वहां पहुंच के ऊपर स्टेज पे नहीं गए, नीचे ही बैठे रहे और बोला कि हम थोड़ा रेस्ट करके वापस जाना चाहते हैं। फिर उन सबका अरेंजमेंट किया। अब ये जो सिचुएशन हुई, मुझे पता था गुरुदेव तक ये बात पता तो चली होगी, पर हमको भी लगता है हम भी बता दें। और जब मोदी जी अपना जो भी उनका प्रवचन था और वो था, वो खत्म करके जब निकल गए, फिर गुरुदेव एक अलग स्टेज पे थे मोदी जी के साथ। वो फिनिश करके फिर मेन स्टेज पे आए। जब वो मेन स्टेज पे आए तो ऐसा मौका बना कि गुरुदेव सबसे मिल रहे थे जो स्टेज पे बैठे थे। तो उस वक्त मैं वहां नजदीक खड़ी थी, तो थोड़ा वो एक स्पेस बन गया कि मैं गुरुजी से बात कर पाऊं। मैंने कहा गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने बोला हाँ बताओ। मैंने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ था कि हम इतनी देर बस में रुके रहे और लोग काफी नाराज हुए हैं डिग्निटरीज। तो गुरुजी बोलते हाँ मुझे पता है, ठीक है हम सबसे मिल रहे हैं, हम देखेंगे। बस इतना बात हुआ, फिर वो चले गए। अब जो मेरे साथ भी जो डिग्निटरी थे वो न्यूजीलैंड से थे, और एक और न्यूजीलैंड के टीचर मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेक हर बैक टू द होटल। तो मैंने कहा ओके इफ यू वांट आई कैन आल्सो कम। तो उन्होंने बोला नो नो यू बी हियर वी विल गो। तो मैंने बोला ओके। फिर वो दोनों चले गए। वो जब वापस गए, उसमें भी उनका एक स्टोरी अच्छा हुआ कि 2-3 किलोमीटर उनको चलना पड़ा, तब तक उनको कोई टैक्सी नहीं मिली। और फिर वो जैसे तैसे वापस पहुंचे। अब ये जो पूरा ऐसा सिनेरियो बना, तो हम सभी लोग काफी सोच में पड़ गए थे कि पता नहीं कल क्या होगा, कितने लोग रुकेंगे, कितने लोग चले जाएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सेकंड डे गुरुदेव का वो एक मॉर्निंग में टॉक था उन्हीं डिग्निटरीज के साथ। वो सब वहां बैठे थे। गुरुदेव सबसे मिले, कुछ लोगों को पर्सनली भी मिले, कुछ लोगों को वहीं खड़े खड़े मिले। एंड नेक्स्ट डे again everybody was ready sitting in bus to go for the function। मतलब मैंने ये देखा कि हम तो चलो डिवोटेड है, हमको गुरुजी से इतना प्यार है, लगाव है, इतने समय से ऑर्गेनाइजेशन में है, हम ये सब झेल के भी लगे रहेंगे। पर जो लोग पहली बार आए हैं, ऐसा फंक्शन अटेंड करने आए हैं, वो लोग भी जब गुरुजी के सामने होते हैं तो वो उनके पास चॉइस नहीं है, वो बदल जाते हैं। और सबने इतना एंजॉय किया। उसके बाद सेकंड डे, थर्ड डे, और लोग इतने खुश होके गए उसके बाद। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल।
Did you have you also traveled international for courses? बाहर जाके भी कोर्सेज सिखाए हैं कभी? उसके कुछ अनुभव अगर? हाँ, कभी-कभी गए हैं, ज़्यादा नहीं गए हैं, पर सबसे पहले जब मैं गई थी दुबई, वो मैं हिमाचल से भी पहले का वो ट्रिप था। तो दुबई पहले गुरुदेव ने भेजा था, तो दुबई जब हम गए तो मेरा मतलब मैं काफ़ी डरी हुई थी, पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी और वो भी अकेले। तो मैंने फिर किया जैसे-तैसे भी मैं दुबई पहुँच तो गई। अब तब मुझे ज़्यादा ये वीज़ा वगैरह का समझ में नहीं आता था। तो वीज़ा का उसमें फिर मुझे ये बताया गया कि आपका वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि वो क्या होता है? तो मैंने कहा वहाँ कोई तो होगा जो लेने आ जाएँगे। तो बोले हाँ, आपको कोई तो लेने आएँगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं फिर यहाँ से तो निकल गई और जब मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ लोग तो दिख रहे थे पर वो सामने के साइड खड़े थे दूर और उसमें से कुछ लोग ऐसे कि हम आपके साथ फिर मुझे 1-2 लोग दिखे जिन्होंने मेरे साथ बैंगलोर आश्रम में एडवांस कोर्स किए। क्योंकि मैंने कई बार वहाँ पे अच्छा, तब ना हाँ, तो ये हिमाचल के बाद का बात है क्योंकि मैं वहाँ एडवांस कोर्स लेने ही गई थी, तो 2002 के बाद की बात है। तो तब फिर मैं वो एक एडवांस कोर्स किए हुए 2 लोग दिखे थे, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये है मतलब ये अपने लोग हैं। अब कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं था, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक वो सिम कार्ड खरीद लेती हूँ। तो मैंने वहाँ का सिम खरीदा, फिर उनको फ़ोन किया, तो फ़ोन करके पता चला कि वहाँ के जो शेख थे, जो शेख सबसे बड़े माने जाते हैं दुबई के, वो एक्सपायर हो गए थे। तो वो एक्सपायर हो गए थे तो सारा ऑफिसेस और सब कुछ बंद हो गया था। मतलब कुछ भी चल नहीं रहा था फॉर 3 डेज़। उन्होंने बोला फॉर 3 डेज़ नो ऑफिस विल वर्क मतलब दे वर मॉर्निंग तो वो कहेंगे कि हम कुछ काम नहीं होगा तो वहाँ वीज़ा का भी काम नहीं होगा। तो मैं काफ़ी डर गई। मैंने कहा 3 दिन एयरपोर्ट पे कैसे रहेंगे? फिर दुबई एयरपोर्ट पे मैंने देखा कहीं भी प्रॉपर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता था मतलब बिस्किट, नमकीन ये मिलेंगे, पर जैसे रोटी, दाल, चावल कुछ चाहिए तो वो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं काफ़ी थोड़ी पैनिक भी हो गई थी। फिर मुझे एकदम से याद आया, मुझे एक गुरुजी की वो स्टोरी याद आई, मदर टेरेसा की जो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि देखो वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुश रहता है, जो सेवा करता है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ जिससे मेरा मन इससे हट जाए? तो मैंने फिर वहाँ देखा कि वहाँ ना जैसे एक फ्लाइट आई, बहुत सारे लोग आते थे। अब जिनका वीज़ा होता था वो चले जाते थे, जो मेरे जैसे होते थे जिनके पास वीज़ा नहीं है, वो वहीं रुक जाते थे। तो ऐसे करते-करते काफ़ी भीड़ हो गई। तो मैंने कुछ मतलब एम्प्लॉइज़ ऐसे वो मज़दूर जैसे होते हैं ना, वो देखे बांग्लादेश के जो आए थे। अब वो जो बांग्लादेशी सब आए थे, उनके पास वीज़ा नहीं था, ना उनके पास कोई नंबर था, मतलब उनको पता नहीं था अब क्या करना है। मेरी जैसी हालत थी, पर मुझे तो ये पता था कि कोई है जो जानता है कि मैं आई हूँ और वो मेरे लिए कुछ तो काम कर रहे थे कि वीज़ा हो जाए और मैं बाहर आ जाऊँ। अब इनके लिए फिर ये लोग कुछ रो भी रहे थे। तो मैंने फिर उनसे बात की, उनके साथ कुछ बातें की, फिर उनको कुछ ध्यान करवाया, कुछ ब्रीथिंग टेक्निक करवाई वहीं बैठे-बैठे। तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, फिर वो काफ़ी क्लोज़ हो गए, कुछ लेडीज़ थे, बच्चे भी थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हमको ये मदद कर सकते हैं कि जिनके साथ हमको बात करना है, उनसे बात करवा दीजिए। तो फिर मैंने उनके फ़ोन नंबर्स लगाए। जैसे ही वो फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि हम तो किसी को जानते नहीं हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं है। तो मैंने कहा देखिए आपका नंबर है मेरे पास, अगर आप इस तरह से अपना मुँह मोड़ लेंगे कि आपने नहीं बुलाया है, तो ये लोग यहाँ आए क्यों हैं? इस एयरपोर्ट पे कर क्या रहे हैं? और अगर इनके पास आपका नंबर है तो आप ही ने बुलाया होगा। तो इस तरह से कुछ बहस हो गई। फिर मैं अपने इंडियन कॉन्सुलेट में मतलब अपना जो ऑफिस था इंडियन उसका, तो वो ऑफिसर के पास जाके मैंने कहा कैन यू हेल्प अस? ये लोग बेचारे ऐसे परेशान हैं और वो व्यक्ति बोल रहा है कि उन्होंने तो इनको बुलाया नहीं है, अब ये वापस जा भी नहीं सकते। तो इस तरह से मैंने वो सेवा प्रोजेक्ट ले लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे सामने-सामने मेरे से भी पहले वो व्यक्ति आया और वो इन सबको लेके गया और मैं उसके 1 घंटे बाद बाहर निकली मतलब मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे बाद फिर 18 या 19 घंटे बाद मैं दुबई में एंटर हुई एयरपोर्ट से। और उस वक़्त
वहाँ जो थे धर्मेश भाई करके, वो है हमने हमारे इंडिया के ही गुजरात से ही है, पर वो वहीं काफी समय से रहते हैं दुबई में। तो उन्होंने बोला आपको पता है गुरुदेव ने 2-3 बार फोन किया और वो आपका हालचाल पूछ रहे थे, तो आप तुरंत गुरु जी से बात करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे अभी नहीं बात करनी है, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरी एनर्जी भी बहुत डाउन है, मेरा माइंड भी ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं पहले खाऊंगी सोऊंगी फिर बात करूंगी। तो ऐसा भी समय आया कि गुरु बात करना चाहते हैं और मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं बात करूंगी क्योंकि मेरी एनर्जी ठीक नहीं। फिर मैंने आराम किया, सोई, खाया पिया, फिर रात में करीब 2-3 घंटे बाद 8-9 बजे मैं जब उठी तो मैंने कहा गुरु जी से बात करेंगे। तो बोलते हाँ अभी भी एक बार गुरु जी का फोन आया था, तो हमने बोला कि हमने उनको खिला के सुला दिया है। मतलब गुरु जी कॉन्स्टेंटली पूछ रहे थे, जबकि उनको जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही जानते हैं सब, पर वो दिखाते भी है कई बार कि देखो आई एम देयर विथ यू। तो ये मुझे अनुभव हुआ और उसके बाद मैंने गुरुजी से बात की और पता ही है कि जैसे ही गुरुजी से बात करते हैं तो मन एकदम ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसा मेरा वो दुबई का अनुभव था। फिर मैं कुछ साल के बाद, करीब 3-4 साल के बाद रशिया गई थी। और रशिया वॉज डिफरेंट बिकॉज दुबई में स्किन कलर हमारे जैसा ही होता है मोस्टली सबका, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर हूँ। अच्छा दुबई का एक अनुभव और है कि वो जो एडवांस कोर्स हुआ, वो जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं ना शारजा, उसी के क्लब हाउस में वो एडवांस कोर्स हुआ था। वो एडवांस कोर्स के लास्ट डे, दुबई में वैसे बारिश होती नहीं है, और एडवांस कोर्स के लास्ट डे इट पोर्ड, मतलब बारिश, जोरों की बारिश हो गई। और वहां के जो टीचर्स थे वो लोग मुझे बता रहे थे कि यू नो दिस इज नॉट द फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब भी एडवांस कोर्स होता है लास्ट डे बारिश होती ही होती। और वो दुबई में रास्ते इतने साफ होते हैं तो वो कांच जैसा पानी दिखता है। और पूरे दुबई के लोग बाहर आ गए थे, उस वाटर को सेलिब्रेट करते थे, वो बारिश में नहा रहे हैं, पानी में छप छप कर रहे हैं। मतलब उनके लिए तो वो शायद कुछ कुछ समय में ही ऐसी बारिश होती होगी। और वो टीचर बता रहे थे जब भी कोर्स एडवांस होता है तो बारिश हो जाती है। तो ये एक मैंने भी अनुभव किया दुबई में। अच्छा जब मैं रशिया गई तो मुझे पता नहीं था कि रशिया, ये पता था कि ठंड ठंड होगी वहां पे, पर कितनी ठंड होगी वो सब नॉलेज ज्यादा नहीं था। तो मैं अपने स्पोर्ट्स शूज पहन के गई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-2, 3-3 इंच की जो बर्फ गिरी है, कई बार उसमें भी मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के ही घूमती थी, तो वो पूरे गीले हो जाते थे। तो मैंने अपना एक आइडिया बनाया था कि मैं उसके अंदर वो पॉलीथीन पहन लेती थी ताकि पैर और मोजे गीले ना हो जाए, और उसी स्पोर्ट्स शूज में मैं घूमती रही। रशिया भी मैं करीब 3 महीना कोर्सेज लिए, ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे रशिया में घूमे। जो सबसे सुंदर स्थान था वो, मतलब ऐसे पूरा रशिया बहुत सुंदर है, पर सेंट पीटर्सबर्ग लोग बोलते थे इट्स लाइक अ वेनिस। और मुझे वो, मैं वेनिस भी गई हूँ तो वेनिस से भी मुझे वो बहुत सुंदर लगा। तो और वहां के जो डिवोटीज थे, मतलब मैंने ऐसे देखा कि कई लोग गुरुदेव से मिले ही नहीं थे, और उनको पूछो तो गुरु जी के उनके पास ऐसे ऐसे अनुभव है, जैसे अभी हम गुरु स्टोरी कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी भी गुरु स्टोरीज होनी चाहिए। जो गुरुदेव से कभी मिले नहीं, उनके पास गुरु जी के ऐसे ऐसे अनुभव है। फिर एक अनुभव मेरा थोड़ा वियर्ड है, इरकुट्स करके एक जगह है, तो इरकुट्स में गई थी जिसके पास बाइकल लेक भी है। वो बाइकल लेक के बारे में मैंने बहुत सुना है कि दैट्स अ स्वीट वाटर लेक, मतलब वो शुद्ध पानी का लेक है। और वो एक संत के ऊपर ही वो नाम है, वो बाइकल करके, और वो उनका शेप भी कुछ ऐसा ही है, संत के चेहरे जैसा। तो वो जो इरकुट्स जगह है वहां मेरा सिर्फ 2 दिन का ट्रांजिट विजिट था। एक जगह से ब्रास्क करके एक जगह था जहाँ कोर्स था, वहां से मॉस्को जाने के लिए इरकुट से फ्लाइट लेनी थी। तो मेरा 2 दिन का वहां स्टे था। तो जिस रात को मैं उस घर में ठहरी, तो जिस कमरे में मैं, वो ड्राइंग रूम था, उनके ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहां छोटे छोटे ही घर होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, बॉम्बे जैसा है रशिया, मैक्सिमम लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो जो ड्राइंग रूम था उसमें मैं सोई थी। तो
जैसे मैं सो गई तो शुरू में तो 15-20 मिनट थोड़ी आंख लग गई, उसके बाद मेरे को खांसी शुरू हो गई, और जैसे एक ओल्ड लेडी खांसती है वैसे ही खौं खौं करके मैं खांसती रहती थी। फिर जब बहुत खांसना होता था तो मैं खड़ी होकर बाथरूम चली जाती थी जो बाहर था। बाथरूम में जाके फिर थोड़ा मुंह धोती थी, थोड़ी देर वहां कमोड पे ही बैठ जाती थी उसको बंद करके, और वही आंखें, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी और एक खांसना बंद नहीं होता था, और मैं घर के और लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो मैं वही बैठी रहती थी, थोड़ी देर वहीं सो जाती थी बैठे बैठे। अब जब मैं बाथरूम में होती थी मुझे कोई खांसी नहीं आती थी। फिर आधा घंटा ऐसे बैठने के बाद लगता था अब तो अच्छी नींद आ जाएगी, तो फिर खड़े होके कमरे में जाके फिर मैं लेट जाती थी। 10-15 मिनट के बाद फिर खांसना शुरू हो जाता था। फिर वो मेरा इतना शुरू रहता था, फिर मेरे से नहीं रहा जाता, मैं बाथरूम चली जाती, फिर वहां बैठी रहती, फिर वहां आधा एक घंटा सो लेती बैठे बैठे, वहां बिल्कुल खांसना नहीं होता। यही चलता रहा पूरी रात। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो दूसरे दिन सुबह फिर मैं, वो जो लेडी, उनके हस्बैंड और 2 बच्चे थे, तो मैं उनके साथ ये शेयर कर रही थी कि ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोला यहाँ कुछ हुआ है क्या? तो वो लेडी ने बोला कि मेरे मदर थे जो अभी 1.5-2 महीने पहले ही पास आउट हुए, तो वो उस कमरे में थे और वो काफी बीमार थे, और वो भी आखिरी समय में उनको काफी कॉफिंग और ये सब प्रॉब्लम था। तो उनसे तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया, पर फिर मुझे लगा कि मैंने सुनी थी वहां की काफी स्टोरीज कि रशिया में कई लोगों को ऐसे अलग अलग अनुभव होते हैं। तो मैं फिर गुरुजी को प्रे करने लगी, गुरुजी आई डोंट वांट टू स्टे इन इन दिस हाउस दिस नाइट। और मैंने उनको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। और पता नहीं क्या हुआ, हम एयरपोर्ट गए, और कुछ मेरा कर्म ऐसा होगा, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि नाउ वी हैव टू गो होम, वी हैव अ फ्लाइट फॉर टुमारो नाउ। तो मैंने कहा आज रात फिर से यहाँ सोना पड़ेगा। तो मैंने कहा आई विल स्टे एट एयरपोर्ट, आई डोंट वांट टू गो होम, आई विल स्टे हियर एंड यू डोंट बॉदर, टुमारो आई विल टेक अ फ्लाइट एंड गो। पर वहां लोग बहुत प्यार करते हैं, तो वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो उन्होंने बोला नो नो, विल कम टुमारो अगेन, विल गो होम, हैव अ नाइस स्लीप एंड देन विल कम टुमारो। मैंने कहा स्लीप कहाँ होनी है, मेरी तो नींद ही नहीं आती उस कमरे में। फिर मैंने वो लेडी को तो नहीं बताया, पर वो लोग जब सो गए तो मैं फिर वहां किचन में जो डाइनिंग की चेयर्स होती थी, तो बिना आवाज किए मैंने वो चेयर्स को एक के बाद एक ऐसे इकट्ठा कर दी और उस पे लंबे होके सो गई। और सुबह सुबह वो उठे, उससे पहले जल्दी से उठ के नहा धो के तैयार हो गई कि मेरे को जाना है ऐसे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ही थी। तो ये एक वियर्ड एक्सपीरियंस रहा रशिया का। उसके बाद मैं फिर 2-3 साल के बाद गई थी ब्राजील। तो वहां का भी एक बड़ा अच्छा अनुभव है कि जब मैं ब्राजील गई, वो ब्राजील जाने से पहले एक्चुअली जब भी आप इंटरनेशनल जाते हो ना, ऐसे लगता तो है अच्छा कि इंटरनेशनल जा रहे हैं, और उससे पहले पूरा डीएसएन हो रहा होता है टीचर का, क्योंकि आश्रम से कोऑर्डिनेशन करना, टिकट्स आना, वीजा होना, ये सब जो प्रोसेस है वो इतना आपको, मतलब आपको सिखाता है कि आप नॉलेज में कितने स्टेबल रह सकते हो। तो ब्राजील का जो ट्रिप था उसमें काफी कुछ ऐसा अप एंड डाउन हुआ। ब्राजील से मेल्स आते रहते थे कि व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन इज योर टिकट। और यहाँ से मैं कुछ कोऑर्डिनेट नहीं करती थी, मुझे लगता था आश्रम करेगा। और आश्रम से वो लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि ब्राजील के बाद कैरेबियन आइलैंड्स मुझे जाना है, वहां भी कोर्सेज कराने। अब कैरेबियन आइलैंड्स के वीजा नहीं हुए थे, ब्राजील के हो गए थे। अब ब्राजील में जो पहला कोर्स था वो रियो में था, और उसमें करीब 200 लोगों ने रजिस्टर कर लिया था। और उन्होंने वो जगह, वो जब बहुत सुंदर कोई जगह थी, वो बोलते हैं हॉलीडेज में लोग वहां जाते हैं, एक आइलैंड था, वहां पे उन्होंने रिसोर्ट बुक किया था। सो दे वर वेरी मच वरीड के टीचर राइट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे वो कुछ बन नहीं रहा था। तो तब फिर मुझे उस वक्त सेजल दीदी ने थोड़ा पुश किया। मैं, मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं इजी गोइंग लेती हूँ कि ठीक है जब बैंगलोर बोलेंगे तब जाएंगे, हो जाएगा। तो सेजल दीदी ने बोला नहीं, आप एक काम करो, आप बॉम्बे चले जाओ, और बॉम्बे जाके आप खुद अपना पासपोर्ट लेके कैरिबियन आइलैंड वाले जो कॉन्सुलेट है वहां पहुंच के आप अपना वीजा स्टैम्प करवाओ।
तो मैंने कहा ओके, तो उन्होंने थोड़ा पुश किया, मैं वहां चली गई। अब जब मैं वहां गई तो वो लेडी जो थी कैरिबियन आइलैंड्स की जो ऑफिस थी उसमें, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें वी हैव नो प्रॉब्लम इन स्टैंपिंग द वीजा, बट यू विल गेट योर पासपोर्ट टुमारो। और मुझे दूसरे दिन तो मेरा ब्राजील में रियो में कोर्स शुरू होना था, मुझे उसी रात को निकलना था। तो मैंने कहा यू नो आई एम रियली इन अ हरी एंड आई हैव ऑलरेडी टिकट्स बुक्ड फॉर ब्राजील, सो प्लीज कैन यू हेल्प, कैन यू डू समथिंग, आई हैव टू लीव टुनाइट। तो उन्होंने बोला नो, नथिंग कैन बी डन बिकॉज नाउ ऑलरेडी इट्स 2 PM और ये सब प्रोसेस होने में इट विल टेक सम टाइम, सो यू विल रिसीव योर पासपोर्ट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने बैंगलोर बात की तो उन्होंने बोला नहीं, ओके गो फॉर अ ब्राजील एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू फर्दर। तो फिर वो कैरिबियन आइलैंड का वीजा स्टैंप नहीं हुआ और मैं फिर निकल गई। जब मैं ब्राजील पहुंची काफी थकी हुई थी क्योंकि अगले दिन बॉम्बे में भी पूरा हेक्टिक था, फिर फ्लाइट में भी थोड़ा ऐसा हेक्टिक था, बॉम्बे से अब दुबई, दुबई से फिर रियो, इस तरह से फ्लाइट थी। जब मैं वहां पहुंची फिर वो जो लेडी मुझे लेने आए थे वो बहुत खुश थी, बहुत एंथुजियास्टिक थी। तो मैं बहुत थकी थी और वो बड़ी खुश थी तो उन्होंने करीब 2 घंटा मुझे घुमाया ब्राजील, कि ब्राजील इतना सुंदर है। और उस वक्त मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे जाके सो जाना है, कुछ जेटलैग का भी इश्यू होगा। तो लेडी ने कहा कि फिर वो मुझे उसी वक्त पूछ रही थी कि यू नो टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू गो फॉर द कोर्स, सो मतलब वो बता रहे थे कि ये डिवोटीज हैं, इनके साथ आप जाएंगे सुबह फ्लाइट में। तो मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग आई डोंट वांट टू गो। तो फिर मैंने उनको पूछा आर यू कमिंग, तो उन्होंने बोला यस बट आई विल कम इन द इवनिंग। तो मैंने कहा देन आई कैन गो विथ यू। तो उन्होंने बोला कि नो यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। तो फिर मैंने उनको अपना थोड़ा बताया कि यू नो आई हैव नॉट स्लेप्ट और मेरे वो खाना भी ठीक नहीं हुआ है, आई डोंट वांट टू कैच अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। तो उन्होंने कहा ओके देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। तो फिर ऐसे बातें करके मैं वहां सो गई रात में। और अब नींद तो आती नहीं है क्योंकि टाइम डिफरेंस जो होता है, तो ऐसे ही करवट लेती रही। फिर उनका जो घर था वो बीच के पास था, मतलब वहां से 5 मिनट का वॉक था बीच। फिर सुबह सुबह मैं वेट करती रही कि वो उठे तो हम थोड़ा वॉक करने जाए बीच पे, फ्रेश एयर ले। तो फिर वो उठे, फिर हम वहां वॉक करने गए। फिर उन्होंने बोला यू नो आई हैव चेंज योर फ्लाइट स्केड्यूल एंड नाउ इट इज एट 11 AM, मतलब वो मिड मॉर्निंग का फ्लाइट है। तो मैंने बोला ओके, मैं खुश हो गई। फिर हम लोगों ने, मैंने कुछ खाना बनाया। जब भी मैं बाहर जाती थी इंडिया से बाहर, तो उन लोगों का थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो मैं हमेशा कुछ बनाती हूँ जब घर में रहती हूँ, और मैं भी खाती हूँ, उनको भी खिलाती हूँ, और वो लोग बड़े खुश होके खाते हैं। तो वो खाना बनाया, खाया, फिर मैं वो फ्लाइट के लिए निकली। एंड टू माई सरप्राइज मुझे लगा फ्लाइट मतलब जो फ्लाइट होती है वो फ्लाइट, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि दैट वाज अ चार्टर फ्लाइट, मतलब एक डिवोटी था जिसकी अपनी एक फ्लाइट थी 4 सीटर, और मुझे उसमें जाना था। और उन्होंने अपना स्केड्यूल मॉर्निंग से मिड मॉर्निंग करवाया। और वो बैठने के बाद मुझे लगा आई वाज सेइंग नो टू दिस, जो गुरु जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं एक चार्टर फ्लाइट में उनके साथ, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं रियो के बीच पे और वो सब घूम के। और वो व्यक्ति फिर मुझे बता रहे थे यू नो आई वांटेड यू टू सिट विथ मी, कम विथ मी, because I want you to tell Gurudev that whenever next time he visits Brazil, he has to sit in my flight. तो मैंने कहा श्योर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज। तो इस तरह से मैं वो कोर्स में गई, और बहुत अच्छा कोर्स। मैंने वहां देखा कि लोग इतने प्यार से सत्संग करते हैं, मतलब हमको लगता है हम बहुत डिवोटेड है, पर वहां जाके पता चला कि वो लोग कितने डिवोटेड है, मतलब एक लय हो जाते हैं। और वो ना भजन जब करते हो आपको पता ही है, वो कुछ शब्द होते हैं उसी को दोहराते रहते, और उसी में समाधि जैसी स्थिति बन जाती है, मतलब इतना अच्छा ध्यान होने लगता है। तो ये एक अनुभव हुआ। उसके बाद एक अनुभव ये था कि ब्राजील में मेरा 1 डेढ़ महीने का प्रोग्राम था, तो उसमें एडवांस कोर्स और सहज, ये 2 कोर्सेज थे। तो जब एडवांस कोर्स होता था तो टीचर मुझे बोलते थे कि यू प्लीज टॉक अबाउट सहज, उनको बताना कि सहज क्या है, किस तरह से कोर्स है। सो
मैं हर रोज उनको वो अपडेट लेती थी कि सहज के लिए कितने लोग रजिस्टर हुए। तो उन्होंने मतलब जैसे रियो में मेरा एक पहला सहज था, उसमें करीब 50 लोग रजिस्टर्ड थे। तो मैंने कहा ओके। फिर लास्ट डे मैंने सहज की अच्छे से बात की, और फिर मैंने दूसरे दिन सुबह मतलब इवनिंग से कोर्स शुरू होना था, तो नेक्स्ट डे जब मैं ब्राजील वो जो आइलैंड था वहां से हम सिटी पहुंच गए। फिर मैंने टीचर से पूछा कि नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो उन्होंने बोला इट्स अमेजिंग, मोर देन 130 पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर सहज। एंड मतलब वो बता रहे थे कि दिस इज अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट नाउ वी कैन नॉट डू इन वन बैच, वी हैव टू कीप 2 बैचेस ऑफ कोर्स। सो हम ऐसा करेंगे कि पहले ही एक बैच 2 घंटे की रखेंगे, उसके बाद दूसरी बैच शुरू इमीडिएटली करेंगे। सो आर यू ओके विद दैट? तो मैंने कहा सी आई एम ओके विथ बोथ, इफ यू हैव अ बिग हॉल आई कैन डू इन वन गो, एंड इफ यू वांट वी कैन डू इन 2 बैचेस। पर उन्होंने बोला यू नो द पीपल हैव टू वेट, एंड सो वी विल कीप अ बैच ऑफ 60-65 पीपल, सो 2 बैचेस वी विल कीप। मैंने बोला ओके देन वी गो अहेड लाइक दैट। और ये चीज सिर्फ वहां नहीं हुई, उसके बाद में रेसिफी करके एक जगह है विच वाज वेरी न्यू चैप्टर। वहां एडवांस कोर्स में ही कुछ 16-17 लोग थे। रियो में तो 200 लोग थे, पर रेसिपी में सिर्फ 16-17 लोग थे। तो वो एडवांस कोर्स हुआ। फिर वहां भी उन्होंने सहज रखा, तो उस सहज कोर्स में सिर्फ 6 लोग रजिस्टर्ड थे। तो उन्होंने भी मुझे बोला विंध्या प्लीज टॉक अबाउट सहज ऑन द लास्ट डे। तो मैंने उनको बताया, और टू अमेज वी ऑल वेर वेरी अमेज्ड कि उसमें 23 लोग रजिस्टर्ड हुए, मतलब एडवांस कोर्स से भी ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड हो गए। तो वो भी अच्छा हुआ। फिर उसके बाद सेल्वेडोर आई वेंट, वहां भी यही स्टोरी हुई कि वहां भी सहज में लोग बढ़ गए। फिर उसके बाद आई वेंट टू सन पोलो। तो सन पोलो में भी वहां मेरे 2 सहज एडवांस कोर्स हुए। अब जब तक मैं सन पोलो पहुंची थी तब तक ब्राजील ये एक ही मेरे पास प्लान था, वही कोर्स लेने थे। अब ये जो स्टोरीज वो लोग शेयर करते होंगे, जो टीचर्स का ग्रुप रहता होगा, तो उसमें वो लोग शेयर करते थे, उसमें कुछ अर्जेंटीना के भी टीचर्स होंगे। तो जब कुछ अर्जेंटीना के टीचर्स ने ये सब बातें सुनी या उन्होंने पढ़ी, तो उसमें से कुछ टीचर्स ने मेरे वहां जो ट्रांसलेटर थे, वहां पे वो लोग स्पेनिश या पोर्तुगीज लैंग्वेज बोलते हैं, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर एवरीवेयर। तो वो जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने मुझे बोला यू नो पीपल आर रियली लाइकिंग द कोर्स एंड दे आर रियली प्रेजिंग द वे यू आर देयर विद देम। एंड मतलब मेरा ना एक ऐसा था कि मैं कई बार सत्संग में उनके साथ नीचे बैठ के सत्संग करती थी, वो भी उनको बड़ा मतलब अलग लगता था। सो दे यूज्ड टू फील वन एंड लाइक दैट। तो फिर वो अर्जेंटीना के टीचर्स ने अपना विश शो किया कि कैन शी कम टू अर्जेंटीना। तो उन्होंने मुझे पूछा, जब मेरा एडवांस कोर्स चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू गो टू अर्जेंटीना टू टीच कोर्स। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने अर्जेंटीना के बारे में तो इतनी स्टोरीज सुनी है कि वहां लोग इतने डिवोटेड है, मतलब उनको देखना चाहिए, उनको मिलना है मुझे। तो मैंने कहा डेफिनेटली, बट आई डोंट नो, आई थिंक वीजा शुड बी डन फ्रॉम इंडिया फॉर अर्जेंटीना। तो उन्होंने बोला नो, इट्स नाइस दैट यू नो ऑल द इंडियन टीचर्स व्हेन दे कम हियर वी डू द वीजा फॉर देम फॉर अर्जेंटीना। फिर वहां के जो टीचर थे उन्होंने बोला मुझे कि यू नो इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी हम पहले इनविटेशन लेटर मंगाना पड़ता है, वो सब प्रोसेस नहीं होता है बहुत जल्दी। तो फिर टीचर के वीजा काफी डिले हो जाते हैं या वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सो यू प्लीज टेक केयर कि आपका इनविटेशन लेटर आ जाए। सो मैंने फिर वो ट्रांसलेटर को बोला, वो टीचर ही थे, मैंने कहा प्लीज आप वो देख लीजिएगा कि द इनविटेशन लेटर शुड कम क्वाइट बिफोर सो दैट द वीजा प्रोसेस कैन बी डन इजी। अब वो जो हर बार उन लोगों का अनुभव रहता होगा वैसा ही अनुभव रहा, वो लेटर नहीं आया या आया तो वो प्रॉपर नहीं था, समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो टीचर ने बोला आई थिंक आपका वीजा नहीं हो पाएगा, so we have to plan, either you have to go to India, so we have to plan the Indian tickets, or if we want to do something about Argentina we need to do something dynamically। तो मैंने कहा ओके यू नो व्हाट वी कैन डू इज मैं खुद कॉन्सुलेट ऑफिस आती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मुझे भी नहीं मालूम है मैं क्या करना चाहती हूँ, पर मैं अर्जेंटीना जरूर जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला, और जैसे ही हम वो कॉन्सुलेट ऑफिस एंटर हुए तो दैट वाज अ लेडी कॉन्सुलेट। तो मैंने वहां बताया कि आई वुड लाइक टू टॉक टू हर फॉर 5-10 मिनट्स इफ शी इज फ्री। तो उन्होंने बोला ओके यू सिट, व्हेन शी इज फ्री शी विल कम एंड मीट यू। उसके बाद वो कुछ आधे घंटे बाद मिलने आए। तो मैंने वो टीचर को बोला
कि you please don't talk anything else. I also don't know what I'm going to talk, but just translate whatever I'm saying. और मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज आप कुछ मैजिक कर दीजिए कि ये वीजा हो जाए। मैंने उनको बोला इंडियन कल्चर इज सो रिच ऑफ ऑल दिस योगा एंड मेडिटेशंस, so the people are waiting for me, my friends are waiting for me, so I just want to go and be with them for some time and teach them this. तो लास्ट में वो लेडी कहती है आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन। मैंने कहा वंडरफुल, आई हैव ट्रेन्ड हर, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि हमारे गुरु जी है और वो टीचर है, मैंने कहा आई हैव ट्रेन्ड हर, नाउ शी विल टीच यू योगा एंड मेडिटेशन। तो वो उसके लिए भी तैयार हो गई। ऑन टू अवर सरप्राइज वो अंदर ऑफिस में जाके 3 महीने के वीजा स्टैम्प करके ले आए। अब मेरा अर्जेंटीना का जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था वो सिर्फ 15 दिन के लिए भेजा था, मतलब उन्होंने 2 कोर्स प्लान किए थे मेरे। तो मैंने उनको बताया कि आई हैव अ वीजा फॉर 3 मंथ्स। तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला प्लीज स्कैन द वीजा कॉपी एंड सेंड अस सो दैट वी कैन सी दैट आर यू व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट और नॉट। तो फिर उन्होंने वो चेक किया एंड दे वर वेरी हैप्पी। और द ग्रेट स्टोरी इज वो 2 ही कोर्स थे और उन्होंने सिर्फ 10-15 दिन में 3 महीने का पूरा प्रोग्राम प्लान किया। मतलब मैंने वहां कम से कम 12 से 15 कोर्स लिए, एडवांस, सहज, और कितने सारे टॉक्स हुए। और पूरे वो कहते हैं कि शायद मे बी यू आर द फर्स्ट टीचर हु वुड बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द अर्जेंटीना। मतलब बहुत सारे टीचर्स वहां घूमे हैं और बहुत सारे मेरे पहले तो काफी टीचर्स गए हैं, पर कहते पूरे अर्जेंटीना में घूम के कोर्स नहीं लिए हैं। वो कुछ एक जगह जाते थे जैसे बोनोस आयरिस है या कोई एक एरिया जाके ही वो लोग कोर्स लेके फिर चले जाते थे। सो फिर वो एक बड़ी अमेजिंग ग्रेस स्टोरी रही कि मैं वहां पूरा, और ये जो हम गुरु ग्रेस स्टोरी कर रहे हैं ना, ये वहां मैंने बहुत अनुभव किया है कि वहां वो लोग सब कुछ 100% करते थे, पर वो सत्संग में वहां पे टीचर्स ये करते थे जो कोर्स में बैठते थे, वो अपने सिर पे एक लेबल चिपका लेते थे, एक पेपर चिपकाते थे और उस पे लिखा होता था गुरु स्टोरीज। मतलब वो वेट करते थे कि इवनिंग सत्संग का समय हो और टीचर से हम लोग गुरु स्टोरी सुने। तो ये मुझे याद आ रहा है, ये गुरु स्टोरीज अभी जो हमारी हो रही है, तो अर्जेंटीना के लोग दे लव गुरु स्टोरीज। और मुझे ये भी पता है कि आई थिंक मैं 2012 में गई थी अर्जेंटीना, तो तब वहां 400 टीचर्स थे जो हमारे हैप्पीनेस को सिखाते थे। 400 में से 300 टीचर ऐसे होंगे जो गुरुदेव को कभी नहीं मिले थे। और आपको याद हो तो 2012 में ही मैं जब वहां से वापस आई, उसके 2-3 महीने बाद गुरुदेव वहां गए थे जब 1.5 मिलियन पीपल अटेंडेड सत्संग, जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वहां का, वो उसी साल का है। तो ये एक अच्छा, एक और छोटी सी बात याद आ रही है, आप बता सकती हूँ मैं अर्जेंटीना में एक सिटी में गई थी जहां 12 साल की एक छोटी बच्ची थी और वो बच्ची अपनी आंखों से ऑरा देख सकती है, मतलब हमारे साथ हमारी ऑरा को भी देख सकती है। तो मेरा एक पब्लिक टॉक था, उसमें वो आई थी और जब वो फिनिश हुआ टॉक तो मैं नीचे उतर के सबसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर रही थी। तो धीरे धीरे ग्रुप कम होता गया, फिर हम कुछ 15-20 आर्ट ऑफ लिविंग के लोग खड़े थे और वो लड़की मुझे बस कॉन्स्टेंटली देखे जा रही थी। तो मैंने उसको पूछा व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो वो इंग्लिश तो बोलती नहीं है, तो फिर वो लेडी जो मेरे साथ थे उन्होंने ट्रांसलेट किया, तो पता चला कि शी वाज लुकिंग एट द ऑरा। तो मैंने कहा इट्स सो अमेजिंग। फिर उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई और वो सब, मतलब फिर मेरी भी क्यूरियोसिटी थी, मैं पूछती थी उसको कि हाउ इज माय ऑरा टुडे। और फिर शी वांटेड टू डू सहज कोर्स। तो मैंने कहा ये तो 12-13 साल की बच्ची है, इसको कैसे सहज कोर्स कराए, बट उसका जो पूरा लाइफ मैंने सुना, शी कैन ऑल्सो सी ऑरा, और वो बहुत कुछ और भी चीजें देखती थी, मतलब उसको दिखता था, कुछ सोल्स भी दिखते थे, लोग उनके पास आते थे, उस लड़की के पास लोग आते थे, अगर किसी को जैसे कुछ हुआ है तो दे वुड कम एंड शी वुड गिव सम रेमेडी, कुछ ऐसा सब चलता था। तो फिर मैंने उसको बोला ओके आई विल टॉक टू बैंगलोर। फिर मैंने भानु दीदी के ऑफिस में वो मेल किया, उनको पूछा और फिर मैंने उनको सहज कोर्स के लिए बिठाया था। और मैंने उससे एक प्रॉमिस दी, इफ यू स्टार्ट प्लेइंग, वो बेचारे गेम्स भी नहीं खेलते थे, वो पूरा समय यही करती रहती थी। मैंने कहा इफ यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स आई विल अलाउ यू फॉर द कोर्स।
And this year, Gurudev is going to come to Argentina. You go share with him about your this talent that you have. तो फिर वो उसने मुझे बाद में मेल भी लिखा था कि शी मैट गुरुदेव और गुरुजी ने क्या बताया। सो ऐसे कई सारी स्टोरीज है, पर मुझे लगता है ये इनफ है। बहुत सारी स्टोरीज हो चुकी है। तो दीदी इतने सारे टीचर्स देख रहे हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स देख रहे हैं, और आगे भी देखेंगे, ये पूरा लाइव जा रहा है। आपके अनुभव से क्या एक ऐसी चीज होगी जो शायद आपने गुरुदेव से सीखी है? क्या एक लर्निंग आप हमारे सारे टीचर्स और वॉलंटियर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो अभी भी लर्न कर ही रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। मुझे लगता है अभी तो कुछ भी सीखा नहीं है। मुझे गुरुदेव और ये सब कुछ बहुत ही रहस्यमय लगता है। तो मैं बस एक चीज समझती हूँ और जो जानती हूँ और खुद भी उसको अपनाने का पूरा अपना प्रयत्न करती हूँ, अपनाती हूँ कि श्रद्धा पकड़ के रखनी चाहिए। मतलब मनुष्य के अंदर ना श्रद्धा बहुत जल्दी डगमगा जाती है। जब उनको जो अच्छा लगता है, जैसा वो सोचते हैं वैसा हो जाए तो श्रद्धा बनी रहती है, और जब भी कुछ उल्टा हो या वैसा न हो तो श्रद्धा डगमगा जाती है। जैसे अगर गुरुदेव ने नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, तो आजकल हम नारद भक्ति सूत्र सुन रहे हैं जिसमें गुरुजी बहुत प्यारा सब बता रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, गुरु को पूरा हक देके रखना चाहिए कि गुरु जो करना चाहे वो करे। तुम ये मत करो कि गुरुजी ने ऐसा किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। गुरु जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही होता है, पर कई बार लॉजिकल माइंड इसको समझ नहीं पाता। तो मुझे लगता है वो श्रद्धा का तिनका बस जीवन में बना रहे, ये बहुत जरूरी है। तो वो श्रद्धा हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि जीवन ये भव सागर तारने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो बस यही बताना चाहूंगी कि लेट्स मूव अहेड विथ फेथ इन द लाइफ, and let's keep faith a strong thing in the life. And what is Gurudev for you? Mystery. गुरुदेव इज मिस्ट्री फॉर मी। मुझे गुरुदेव बहुत ही, मतलब ही इज वेरी कंपैशनेट एज अ ह्यूमन। जब हम उनके शरीर को देखते हैं तो मैं बता सकती हूँ, ही इज वेरी कंपैशनेट, ही इज वेरी लवली, वेरी लविंग, मतलब बहुत कुछ ऐसा बोल सकते हैं। बट मुझे अंदर से हमेशा ऐसा लगता है, जो मेरे कई बार एडवांस कोर्स के अनुभव भी है, कि गुरु जी जो शरीर में है वो नहीं है। शरीर हम लोग उनसे व्यवहार में कुछ समझ पाए इसलिए ये शरीर है, बट ही इज समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम कोई ऐसा नाम देते तो ही इज शिवा फॉर मी, क्योंकि मुझे शिव जी से बहुत लगाव है। बट ही इज अ मिस्ट्री फॉर मी, एंड आई एम जस्ट, I don't want to try to understand the mystery. I'm just living the mystery. I want to just keep on being with him in this life and as many possible. और दीदी, अगर इस समय गुरुदेव आपके सामने उपस्थित हो तो ये प्यार, ये ग्रेटफुलनेस किस तरह से आप व्यक्त करना चाहोगे? मैंने ना हमेशा गुरुजी को बहुत ऐसे सम्मान से ही देखा है। तो मैं उनको सबसे पहले तो प्रणाम करूंगी, मेरा सिर उनके चरणों में लगा दूंगी, और अगर वो अपने हाथ खुद से रख देते हैं मेरे सिर, मैं खुश हो जाऊंगी। नहीं तो मैं चाहूंगी वो दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे, और मैं कहूंगी गुरुजी मेरी मति और मेरी गति दोनों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरी मति भी शुद्ध रहे और मेरी गति भी, मतलब मैं मुक्त हो जाऊं, ये आशीर्वाद चाहती हूँ। और मैं ऐसे कर्म करूं, कुछ गलत हो रहा है, होता ही है, कई बार होता है हमसे, वाणी से, व्यवहार से, तो वो मति मेरी शुद्ध करे ताकि वो ना हो, और इस जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, ये चाहती हूँ। वाह, थैंक यू दीदी, बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन रहा। इवन सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू ऑल योर स्टोरीज, इट इज सो मच लर्निंग फॉर मी पर्सनली, एंड आई एम श्योर जो भी इसको देखेंगे उनके लिए भी काफी अच्छा लर्निंग होगा। आप सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये कैसा लगा। दोज हु वांट टू कांटेक्ट बिंदिया दीदी, नीचे स्क्रॉल हो रहा है बिंदिया दीदी का ईमेल आईडी, वहां पे आप रेफर करके दीदी को डेफिनेटली ईमेल कर सकते हो। और दैट्स इट। और कुछ कहना चाहेंगे दीदी?
हाँ, मैं कहना चाहूंगी, मैं इस हफ्ते में भी एक ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप ले रही हूँ और इस महीने के एंड में 26, 27, 28 ऑनलाइन एडवांस कोर्स भी ले रही हूँ। सो अगर उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ईमेल पे लिखिए, आई विल सेंड इट टू देम। अमेजिंग। सो बहुत सारा आपसे सीखने मिला दीदी, बहुत सारे आपके इतना सारा अनुभव जो आपने इतने कठिन परिस्थितियों से जाके या पुटिंग योरसेल्फ इनटू एफर्ट्स यू हैव गेन्ड। Thank you for giving all that, transferring all that experience to us. Thank you for giving so many insights from your journey. It was wonderful listening to you, and it was really a treat spending this time with you. Thank you, Didi, for your time and for all the stories that you shared. विजय जी, मैं लास्ट में आपको प्रेज करना चाहती हूँ कि आपने और आपकी जो पूरी टीम है, जो ये गुरु ग्रेस स्टोरीज का जो इनिशिएटिव लिया है, ये कई सालों तक याद रखा जाएगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली थैंकफुल कि आपने ये मौका दिया। नॉर्मली मैं इतना नहीं बोलती हूँ, पर मुझे पता है मैं अभी जो 2 दिन बोली हूँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने ये मौका दिया। But that is the case with most of the teachers, I think. No, पहले लगता है क्या बोले, और जब गुरुदेव के बारे में बात शुरू कर देते हैं तो हरि कथन हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो और भी हम बोल सकते हैं उनके बारे में इतनी सारी, है ना। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल। जय गुरु। थैंक यू, जय गुरुदेव। और बाकी सारे व्यूअर्स, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, सी द प्लेलिस्ट। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम सो मेनी अमेजिंग सीनियर टीचर्स, टू नो अबाउट गुरुदेव, टू नो अबाउट दिस पाथ। So many doubts get clear when we listen to all our senior teachers, and our faith is getting strengthened. Thank you for all your comments. आपकी भी जो भी आपको feedback होगा, you can write it on shri.gurugracestories@gmail.com. आपकी खुद की गुरु स्टोरी रिकॉर्ड करने हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। देयर आर डिफरेंट प्लेलिस्ट जिसमें भी आपकी गुरु स्टोरीज भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई गुरु स्टोरी छोटी या बड़ी नहीं है, एवरी गुरु स्टोरी मैटर्स। और अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, सो यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन है, सबटाइटल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐड कीजिए, आप हमें लिख सकते हैं। और ये जो नीचे दिया गया नंबर है, मोबाइल नंबर अभी जो फ्लैश हो रहा है आशीष का, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी गुरु स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए। और हमें आप लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आशीष टू help us in translating all these Guru stories in different languages. Thank you, Didi, for your time again. Jai Gurudev. Oh, well, you might make me cry on this one.